बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट लेक्चर आप सबने ले लिया था और आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ गई थी। क्लास में कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसकी आज पहली क्लास हो? कोई भी नहीं है, सारे पॉइंट क्लास वाले हैं, बेहतरीन हो गया। बिफोर स्टार्टिंग अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। तीनों में से कोई एक भाई तिलावत कर दे। ऐसी सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आया था? कौन से पेंसिल वाले कौन से एक दो चलो जी, सबसे पहले हम कर लेते हैं 5 मिनट आके लास्ट क्लास का रिकैप कि लास्ट क्लास में हमने क्या बातें की थी और क्या चीज़ें डिस्कस की थी। क्लास का आगाज़ किया हमने और स्टूडेंट से पूछा कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो हमें बहुत सारे जवाब मिले, जिसमें से एक था खाता खोलना, हिसाब किताब करना। फिर एक पढ़ा लिखा जवाब आया था। पढ़ा लिखा जवाब क्या था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही था। फिर हमने पढ़ी बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग क्या है जनाब? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। साहब ने साथ साथ बोलना है मेरे, ठीक है? क्योंकि मुफ्ती साहब का लेक्चर नहीं चल रहा, या तो सुनना बयान। अच्छा, फिर हमने आगे बात की जनाब कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी चीज़ का लेन देन। अब कोई चीज़ जो है वो गुड्स भी होती है या सर्विस भी हो सकती है। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाई, गुड्स क्या होती हैं? गुड्स अंग्रेजी ज़बान में क्या होती हैं? फिजिकल आइटम होता है जो कि बिजनेस बाय करता है, प्रोड्यूस करता है और फिर सेल करता है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, ठीक है? अच्छा, फिर हमने बात की कि जनाब गुड्स जो है ना वो हर बिज़नेस के लिए डिफरेंट होती हैं, ठीक है? अब जो गुड्स होंडा के लिए हैं वो गुड्स हो सकता है चेस के लिए ना हो, जो चेस के लिए वो हो सकता है होंडा के लिए ना हो, ठीक है? हर बिज़नेस के लिए अलग गुड्स होती हैं, ऐसा ही है, पक्की बात है। ये इसमें लगेंगे नहीं मेरे ख्याल से। यही वाले नहीं किसने? सही है। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? और यार माशाल्लाह। चलो जी माइक भी हमारा लग गया ताकि आज मेरे गले को थोड़ा सा ना आराम मिलेगा, ठीक है? आवाज़ क्लियर है ना माइक की? चलो गुड हो गया। अच्छा, ऑनलाइन वाले ज़रा क्या, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो आप ज़रा मुझे बता दें, ठीक है? ओके। फिर हमने बात की कि जनाब गुड्स जो है ना वो हर बिज़नेस के लिए अलग होंगे। जैसे कि अगर होंडा के लिए बात करूँ तो गुड्स क्या हैं उसके? गाड़ियाँ, ठीक है? का जो है वो बाइक्स भी हैं। सुजुकी के लिए भी सेम है। अगर मैं बात करूँ आपसे यूनिलीवर के लिए, तो उसके लिए गुड्स क्या होंगी? उसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी गुड्स होंगी। अगर मैं बात करूँ लेनोवो के लिए, तो उसके लिए गुड्स क्या होंगी? उसके लैपटॉप्स या जो उसके आईपैड वगैरह अगर कोई हैं तो वो गुड्स होंगे, ठीक है? अच्छा, फिर हमने बात की बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसका एम हो कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, और बिजनेस एंटिटी वो कि वो इदारा जो कि ये काम कर रहा हो प्रॉफिट कमाने का, ठीक है? और वो किस तरह से कमाएगा? प्रोडक्ट्स बेच के कमाएगा, सर्विस रेंडर करके कमाएगा, ठीक है? फिर हमने बात की कि बिजनेस की कितनी इकसाम है विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो बंदा जो बनाता है और फिर बेचता है। ट्रेडिंग बिजनेस जो कि सिर्फ बल्क में माल उठाता है और आगे बेच रहा होता है। सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि अपनी सर्विस दे रहे होते हैं। स्ट्रक्चर के अतबार से 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात की गई थी। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला मालिक, फिर पार्टनरशिप और तीसरा कंपनी। अच्छा, सेपरेट बिजनेस एंड एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है? तीनों पे अप्लाई होता है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे अप्लाई होता है। शाबाश। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं किसी सिमिलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि ARTT एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? CA की एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे जो काउंसलर है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, मेरा भी यही है, सर का भी यही है, एडमिन वाली बाजी का भी यही है। हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिमिलर है। अच्छा, अब हो सकता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो बिज़नेस कर रही हो या नॉन बिज़नेस हो। बिज़नेस से मुराद वो जिसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगी, और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसका ऑब्जेक्टिव खिदमत खल्क होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। ओके, फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे और हमने बात को अपनी आगे बढ़ा दिया। फिर हमने घर के मसाला जात की एग्जांपल ली, किचन की एग्जांपल ली, और यहाँ हमारी क्लास जो है वो अनफॉर्चुनेटली इख्तिताम पे आ गई थी, ठीक है? इसके अंदर हमने बात की थी पिलर्स
या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक तज़किरा छिड़ गया था, तो मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द टाइमिंग आप यूँ समझ सकते हो कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन में जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में चीज़ें पढ़ी ना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज या प्रेजेंट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, वो उस किताब में आ रही होती है। ठीक है, तरीके से, तमीज़ से। जैसे हमने बताया ना कि अगर मैं किचन के अंदर एक दराज के अंदर सारी चीज़ें डंप कर दूँ जाके तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ, बोलो भाई, कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कोई तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा कि मैं हर चीज़ को अलग अलग सेपरेटली लिख दूँ ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूँ कि जनाब किचन के सामान कौन से हैं, ठीक है, घरेलू यूज़ की चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है, और दीगर आपकी चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ और अगर मैंने सारी ट्रांजैक्शन को एक पेज पे लिस्ट डाउन कर दिया या एक जगह पे लिख दिया, एक किताब के अंदर बस जो करता जा रहा हूँ लिखता जा रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आइडेंटिफाई करना कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे किसको कितने पैसे देने हैं, मुझे किससे कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, मेरे पास कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है, कौन सा माल ऐसा है जो मेरा अपना है, कौन सा माल ऐसा है जो मैंने किसी से उधार पे लिया हुआ है। तो अब ये मैं बाइफर्केशन कैसे करूँ? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी ये मुश्किल हल करने जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले हमने एलिमेंट पढ़ा एसेट। अच्छा, जो 5 एलिमेंट है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है। नहीं, एसेट बोल लो, फिर बाकी में से कोई एक्सपेंस उठा लो, इनकम बोल लो, लायबिलिटी बोल लो, इक्विटी बोल लो, लेकिन ये 5 ही हैं। 5 में कोई छठा नहीं है और 5 से ये 4 भी नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ एसेट की, तो एसेट के बारे में हमने 3 बातें पढ़ी थी। कोई एक बंदा बाआवाज़ बुलंद ज़रा पूरी क्लास को वो 3 बातें रिवाइज करा दें। हाँ जी, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि माजी में मुझे वो फ़ायदा दे रहा होगा। ठीक है, माजी में मुझे वो फ़ायदा दे रहा होगा, फ्यूचर में भी मिलेगा ना। ठीक है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होगा, एज कंट्रोल बाय एंटिटी होगा और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि ये मैंने कैमरा लिया, तो ये कैमरा मेरा एसेट कैसे होगा कि ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, मुझे फ़ायदा दे रहा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोल भी है। और कंट्रोल के अंदर हमने क्या बात की थी कि मेरा कंट्रोल भी हो और मैं किसी को कंट्रोल करने से रोक भी सकूं, हाँ, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकूं इसका यूज़। ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, मुझे बताओ ज़रा, येलो शर्ट काला कैप के पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा जो मेरे पास एसेट आया? पास्ट परचेज किया, सीधी बात, सीधी बात। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अच्छा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में हम गए, हमने कहा जनाब इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स एक ऐसा राइट होता है जिसके अंदर पोटेंशियल है वो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे सके। ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिए हमने, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गई थी। यहाँ से हमने अपनी बात का आगाज़ करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जो हमारी आज की फ्रेश डिस्कशन है। टाइप्स हमने सिर्फ सरसरी डिस्कस की थी और कहा था कि रीड करके आना। अब हम इसको आज फर्दर पढ़ने जा रहे हैं एक एक लफ्ज़ को। मैंने कहा था ना कि मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ना मैं रखूँगा कि आपको कोई लफ्ज़ का मतलब पहले से मालूम होगा। तो इस नोट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक एक लफ्ज़ का मतलब आपको समझाऊं और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एक एक लफ्ज़ का मतलब समझें, जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछें। ठीक है, ओके। टाइप ऑफ एसेट, मैंने बात करी कि एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, एक करंट एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो जिसको पकड़ करंट लग जाए ऐसे ऐसे करके, नहीं, फिर वो एसेट जो मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे 12 महीने या उसके अंदर अंदर। ठीक है, यानी कि 1 साल से कम उसकी लाइफ हो, ज़िंदगी हो, ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल कैश, हाँ, कैश भी होता है। अगर मैं कैश अपने 4 साल बैंक में रखूँ तो वो नॉन करंट नहीं होगा? नहीं, कैश हमेशा करंट ही होता है। ठीक है, अगर मैं कैश को नॉन करंट बोलूँगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कैश मेरा कंज्यूम होता रहता है, चलता रहता है। कोई मैं अपने पास पैसे रख के थोड़ी बैठा होता हूँ, मुझे तो खर्चे करने होते हैं, सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, अपना इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, तो करंट एसेट की डेफिनेशन क्या थी बच्चों? एसेट दैट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन द शॉर्ट टर्म। अच्छा, जहाँ भी अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म का लफ्ज़ आएगा ना, शॉर्ट टर्म का, तो शॉर्ट टर्म का लफ्ज़ आपने समझना है कि 1 साल के अंदर अंदर। अगर मैं बोलूँ कि मेरा शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म में मुझे पे करना होगा या लॉन्ग टर्म में पे करना होगा, तो शॉर्ट टर्म जहाँ आ जाए ना, समझना ये बात हो रही है 1 साल के अंदर अंदर की, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल पढ़ लूँ, अगर मेरे ड्रॉर में कैश रखा हुआ है या मेरे बैंक में कैश रखा हुआ है, वो भी क्या है? करंट एसेट।
अमाउंट ओव्ड बाय कस्टमर्स, ओव्ड क्या होता है बोलो, ड्यू, इसे कह सकते हैं ड्यू। ये माउंटेन ड्यू की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ DUE वाला ड्यू, अमाउंट ओव्ड बाय कस्टमर्स, यानी कि वो मेरे कस्टमर्स जिनसे मुझे पैसा लेना है। अभी आपने कहा कि पैसा है और बैंक में रखा है, वो भी एसेट। अगर किसी से पैसा लेना है तो वो भी एसेट है, हाँ वो भी एसेट है, क्योंकि वो मेरा राइट टू रिसीव है। अब बताओ कैसे, कैसे एसेट बना? प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट, हाँ इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, हाँ उस पर मेरा कंट्रोल भी होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हाँ पास्ट में मैंने उसको उधार पे माल बेचा था, जब भी मेरा राइट बन गया है उसके ऊपर, तो ये क्या है मेरा एसेट। अच्छा, अगर मैंने किसी को माल बेचा और मुझे उससे क्या लेना है, पैसे लेने हैं, तो ये मेरा बनता है, जो इसका नाम लिखा जाता है ना उसको हम कहते हैं प्यार से अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अगर मैंने किसी को उधार पे माल बेचा है और मुझे उससे पैसे लेने हैं तो उसको मैं क्या कहूँगा, अकाउंट रिसीवेबल। इसके दो और नाम भी हैं, इसको हम प्यार से डेटर्स भी कहते हैं, इसको हम प्यार से ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। ये सारे एक ही नाम है, ये सारे एक ही नाम है। अगर वो कहे डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000, इसका मतलब क्या है कि मुझे रिसीव करने हैं डेटर्स से। ठीक है, रिसीव करने हैं डेटर्स से। ठीक है, अच्छा नंबर 3, स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज। अच्छा, इसको स्टॉक भी कह सकते हो, इन्वेंट्री भी कह सकते हो, गुड्स भी कह सकते हो। गुड्स क्या होते हैं, अच्छे नहीं, गुड्स वो माल होता है जो मैंने बाय किया हो फर्दर सेल करने के लिए, बल्क में खरीदा होगा तो सेल करने के लिए, या अगर मैंने एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर दिया ना तो वो भी तो मेरी गुड है, वो भी तो मेरी गुड है। ठीक है, इन्वेंट्री भी कहता हूँ उसको। इन्वेंट्री का सबसे बड़ा आपने कॉमन समझा होगा ना, सुना होगा कि मेरी इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, मेरे वेयर हाउस में फलानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, स्टॉक, स्टॉक भी कहते हैं किसको, माल को। अच्छा, मैंने अभी एक बात कही कि मेरे वेयर हाउस में इतनी इन्वेंट्री पड़ी है, ये वेयर हाउस क्या होता है, गोदाम। देखो सारे मेमन सेठों की आवाज़ आई, गोदाम। ठीक है, अच्छा गोदाम क्या मेरा करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, शाबाश। अब यहीं पे हम आते हैं और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ने लग जाते हैं। ओके, नॉन करंट एसेट क्या होता है? वो कहता है नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि मुझे फ़ायदा देंगे 1 साल से ज़्यादा पे, मोर देन 1 ईयर, ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, एसेट दैट हैव अ लॉन्ग यूजफुल लाइफ, ऊपर क्या लिखा हुआ था, जो कि मुझे शॉर्ट टर्म में फ़ायदा देंगे। ये क्या है, जो मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। एंड प्रोवाइड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओवर सेवरल ईयर्स। ये कैमरा है, क्या मैंने अगर इसको प्रोक्योर किया है तो क्या बस मैं ये PRC का 3 महीने वाला बैच पढ़ा के बेच दूंगा? नहीं, कैफ के बैच भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे चलेंगे, आने वाले सारे बैच इस पे चलेंगे जब तक इसकी जान नहीं निकल जाती। तो इसकी लाइफ कितनी होगी, 4 साल होगी, 5 साल होगी, 3 साल भी होती है, लेकिन मोर देन 1 ईयर है, इसलिए मेरा ये नॉन करंट एसेट है। बात समझ आ रही है? अगर ये लाइट लगाई हुई है तो ये लाइट क्या है, करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पे मुझे फ़ायदा दे रही है। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक है, ओके। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि नॉन करंट एसेट्स ऐसे कौन कौन से होते हैं जिसकी हमें एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए है। सबसे पहले आ जाओ लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग है ना, आप जब लफ्ज़ सुनोगे ना साथ ही सुनोगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये क्लब करके याद होते हैं। क्यों? लैंड क्या होती है, ज़मीन, बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग। तो बेसिकली इसको ना कलेक्टिवली कहा जाता है, इसको ना कलेक्टिवली ही बोला जाता है। बोलते हैं ये लैंड है और ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, बिल्डिंग है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग ना हम इसको कलेक्टिवली ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, मशीनरी, मशीनरी क्या होती है, मशीन जिससे मैं जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, इसको हम कभी कभार प्यार से कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ये वाला नाम है तो आपने घबराना नहीं है। देखो ज़रूरी नहीं है जो मैं एसेट पढ़ा रहा हूँ ना इसी नाम से है, किसी भी नाम से आ जाए, आपको बस पता होना चाहिए ये एसेट है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अ डिलीवरी बाइक यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, फूड पांडा की बाइक्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। टेबल्स एंड चेयर्स यूज इन द ऑफिस। अब देखो जिस टेबल में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस कुर्सियों पे आप बैठे हुए हैं, ये क्या है, करंट एसेट है, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स हैं। रेफ्रिजरेटर यूज टू स्टोर प्रोडक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स है। बेहतरीन बात समझ आ गई। तो एसेट में क्या समझ आया हमें,
एसेट एक ऐसी चीज़ है जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे दे रहा होगा 1 साल या उससे ज़्यादा पे, जिसको मैंने कंट्रोल किया होगा और कंट्रोल में मैं खुद यूज़ करूँगा और किसी को उसके यूज़ करने से रोकूंगा। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वो हुआ होगा, वो मेरा एसेट है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले हजरात, यहाँ तक रुक के आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको मेरी सारी बातें क्लियर हैं? क्या आपको सब समझ आ रहा है? किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैं मूव करूँगा अपने सेकंड हेड पे, दैट इज़ लायबिलिटी। वैसे माइक की बड़ी बरकत है, कम जान लगानी पड़ती है। हाँ, कुछ फरमाया आपने? नहीं, ठीक है, नो सर क्लियर है, चलो ग्रेट। लायबिलिटी, लायबिलिटी, ठीक है। कुछ लोग उसको समझाने के लिए कहते हैं कि छोड़ो बाद में बताऊंगा, अभी जुगत नहीं मारते। लायबिलिटी, देखो हर जो लफ्ज़ है ना वो किसी ना किसी चीज़ से ड्राइव हुआ होता है। अब लायबिलिटी किससे ड्राइव हुआ है? लायबल से। लायबल से, लायबल मतलब क्या होता है? मैं लायबल हूँ यार तुम्हें पैसे देने के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हें पैसे देने के लिए, मैं लायबल हूँ कि तुम्हें मैं माल सप्लाई करूँगा। क्या है? मैंने ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर ली है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा, तुम्हें तुम्हारा माल सप्लाई करूँगा। बात सुन रही है? तो लायबिलिटी क्या बन गई? ऑब्लिगेशन टू सेटल समथिंग। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, वो अच्छी पढ़ा लिखा वाली, अभी ऐसी बात कर रहा हूँ। लायबिलिटी क्या है? एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन ऑफ व्हाट? कुछ सेटल करना होगा। क्या? किसी को पैसे देने होंगे, किसी को माल देना होगा, ठीक है, किसी का कोई कर्ज चुकाना होगा, ऐसे ही होगा ना। अच्छा आ जाओ, अब अगर हमने एसेट पढ़ लिया ना तो लायबिलिटी तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? वो क्या था वहाँ, क्या था? प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या था? इकोनॉमिक रिसोर्स। ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। हाली ऑब्लिगेशन, हाली ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। मैंने कहा ना तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तुम्हारा तुम माल पहुंचा दूंगा। टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स, लायबिलिटी में क्या है? अच्छा वहाँ क्या था? एक इकोनॉमिक रिसोर्स था कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी ना। यहाँ पे क्या है? ये क्या है बोलो? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्या? एक वादा है। किस चीज़ का? कि मैं तुम्हें इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करूंगा। क्या करूंगा? ट्रांसफर, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करूंगा। अब वो कह रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्स या तो पैसा भी हो सकता है, या तो कोई माल भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? अच्छा यहाँ पे हम सर्विसेज भी लिख देते हैं। ये भी तो है ना कि ठीक है शहजादे तुम मेरे पास आ जाओ, तुमने एडवांस दे दिया, बस तुम कल आओ, मैं तुम्हारी बाइक की ट्यूनिंग कर दूंगा, टेंशन नहीं है। ये क्या है? ये भी तो लायबिलिटी है ना। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा, हो सकता है ये आया हो, इसने एडवांस दिया हो, अब मैं इसको सर्विस दूंगा। हो सकता है ये आया हो, इसने एडवांस दिया हो, अब मैं इसको माल दूंगा। हो सकता है इसने मुझे कर्ज दिया हो, मैं इसको कर्ज वापस करूंगा। तो ये क्या है? मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी में 3 बातें: प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मुझे सबकी आवाज़ नहीं आ रही, ये पूरी आवाम तो बिल्कुल सुन बैठी हुई है। नाश्ता करके नहीं आए हो हैं? आवाज़ निकालो जल्दी, बोलो ना यार, मतलब क्या बोलें? बताओ नाश्ते में क्या खाया? अंडा और रोटी। आवाज़ निकल गई ना इसकी। तो जब से मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट करो कि लायबिलिटी में 3 बातें कौन सी हैं, तो अंडा और रोटी तुमने रिपीट करनी है ना मेरे भाई। क्या नाम है मेरे भाई का? मुर्तज़ा भाई। जैसे आपने बाबा से बुलंद बोले ना मैंने अंडा और रोटी खाई, वैसे अब आपने बोलना है। चलो बोलो, लायबिलिटी में 3 बातें कौन सी होती हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी, फिर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, वालेकुम अस्सलाम, तीसरा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, अब ज़रा मुझे इन 3 जो मेरे पॉइंट्स बताए ना, इसका ज़रा उर्दू तर्जुमा कर दो खड़े हो गए, बाबा से बुलंद। हाँ हाँ शाबाश, बेहतरीन। अंडा रोटी खाया, जान आना चाहिए, प्रोटीन खाया हमने आज। किसी चीज़ का वादा, बेहतरीन। नंबर 2, इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करने का वादा। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या हो सकती है? गुड्स सर्विस होती है, या पैसे वैसे भी होते हैं। ठीक है, बेहतरीन। नंबर 3, पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा। बेहतरीन, शाबाश, तालियां बजाओ उसके लिए यार, शाबाश। ये अंडा रोटी खाइए भाई ना, जान नजर आनी चाहिए। ठीक है, हल्की बात थोड़ी है। चलो आ जाओ, अब खामोशी का समय हो गया है।
लायबिलिटी क्या थी? 3 बातें हमारे मुर्तज़ा भाई ने बता दी, हमें अंडा रोटी खा गए। अब लायबिलिटी को हम आगे बढ़ाते हैं। वो कह रहे हैं सिंपल टर्म्स में क्या है, लायबिलिटी इज समथिंग दैट द बिजनेस ओ टू समवन एल्स। ये ओ वाला नहीं है, ओ एहतजाज वाला ओ नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ओ है, ओ। या तुम लोगों को क्या जोक भी समझ नहीं आते हैं? लगता है मुझे मुस्तकिल सुनो, मुस्तकिल एक ना मुतमईन तौर पे सुन लो, होता है ना, तुम लोगों को जोक भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। इन सिंपल टर्म, आ लायबिलिटी इज समथिंग दैट द बिजनेस ओ टू समवन एल्स, ठीक है। लायबिलिटी क्या है? कोई ऐसी चीज़ जो बिजनेस ने वादा किया हो कि मैं किसी को दूंगा। अच्छा, ये बिजनेस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, है ना। लायबिलिटी तो इंसान की भी होती है, सीधी बात। अच्छा, अब हमने पढ़े इसमें कुछ वर्ड्स, क्या? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ऑब्लिगेशन क्या होगी? कि मेरे पास एक ऑब्लिगेशन है कि मैंने किसी की लायबिलिटी को सेटल करना है। इकोनॉमिक रिसोर्स, या सेटलमेंट में मैं इसको शायद पैसे दे दूँ, माल दे दूँ, या कोई सर्विस दे दूँ। पास्ट इवेंट, माजी में कुछ हुआ होगा, किसी से मैंने पैसे लिए होंगे, किसी से मैंने माल उधार पे लिया होगा, किसी से मैंने कर्जा लिया होगा, ऐसा ही है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1, अब बिजनेस टेक अ शॉर्ट टर्म लोन। एक बिजनेस ने शॉर्ट टर्म लोन लिया है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर पे होने वाला लोन, ऐसा ही है, लोन लिया है। तो इसमें ऑब्लिगेशन क्या है? देख के नहीं बताना है, कसम है तुम्हें, शाबाश, मेरे सामने देखो, यहाँ देखो, इसमें ऑब्लिगेशन क्या होगी? 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर होना, ये क्या है? पैसे पे करने होंगे सूद समेत, ठीक है। सूद अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंगे, तो अल्लाह ताला मेरी भी हिफाज़त फरमाए और आपकी भी हिफाज़त फरमाए सूद से, ठीक है, हमें बचाए, ठीक है, क्योंकि हम जंग तो बिल्कुल पे आ ही नहीं सकते, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। इसमें वो क्रेडिट कार्ड भी शामिल है, वो क्रेडिट कार्ड भी शामिल है जो शायद हमारे घरों में चल रहा होगा। अब क्रेडिट कार्ड में होता है कि अक्सर अगर वो 45 दिन का क्रेडिट हम देते हैं, 45 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। इंसान है, भूल चुक हो जाती है, 45 दिन से अगर 46वां भी लग गया ना, सूद आ जाएगा। और वंस अगर आप इसमें फंस गए ना, तो फिर आप फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। फिर वो आपसे बोलेंगे सर सूद थोड़ी है, फाइनेंस चार्जेस हैं सर, एक्स्ट्रा चार्जेस, सर्विस चार्जेस दे रहे हैं आपसे हम, ठीक है, सूद है। तो कोशिश करो कि खुद भी बचाओ, अपने घर वालों को भी इस क्रेडिट कार्ड की बला से बचाओ। क्रेडिट कार्ड क्या है? लायबिलिटी, एसेट, लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैसे? लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पे कब करना? शॉर्ट, हाँ पता नहीं, मैंने कहा 45 दिन के अंदर पे करना होता है, नहीं तो सूद चढ़ जाएगा। तो ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटी होगी ना। अभी जब हम लायबिलिटी की टाइप्स पढ़ेंगे ना, जब बताऊंगा, ठीक है, ओके। ऑब्लिगेशन क्या है? द बिजनेस एग्री टू रिपीट द लोन विद इन 6 मंथ क्रिएटिंग अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑब्लिगेशन हो गई। इकोनॉमिक रिसोर्स में ट्रांसफर करेगा पैसे। पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई लोन लिया होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो। बताओ, एक बिजनेस ने माल खरीदा है सप्लायर से ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, उधार पे। मेरी उर्दू अच्छी नहीं है तो आपने उधारा करना है, ठीक है। अगर हमने किसी से लोन लिया है उधार पे। अच्छा, ये स्क्रीन तुम लोग की स्टक हो गई है, तो ये बताएगा कौन मुझे? हैं, कौन बताएगा? बोलो बोलो, आपने बताना ना, बता तो दिया करो कि स्क्रीन स्टक हो गई है, वो तो मेरी नज़र पड़ गई। हम इसको दोबारा लगा लेते हैं। आ गई, देखो, बिस्मिल्लाह की बरकत, अल्लाह का नाम लिया और बरकत ही बरकत। क्लियर है? आ रही है स्क्रीन, मूव भी हो रही है, बेहतरीन हो गया। चलो जी, क्या बात चली थी? एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ने की, पढ़ ली। एक बिजनेस ने
बाय की हैं गुड सप्लायर से ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। अगर मैं किसी को माल बेचूंगा ऑन क्रेडिट तो वो भी तो ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आ रहा है, लेकिन ऑन क्रेडिट का लफ्ज़ आपने सुन के ये डिसाइड ही नहीं करना कि उधार पे ख़रीदा या बेचा है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ऑन क्रेडिट का मतलब तो उधार होता है। अब अगर सेल किया है तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट। क्यों, अकाउंट्स रिसीवेबल, शाबाश। अच्छा, अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से बताओ कि अगर मैंने किसी से माल उधार पे ख़रीदा है तो उसका नाम क्या बनेगा, अकाउंट्स पेबल। देखो साइंस वाले बच्चे हैं, कॉमर्स तो पढ़ी भी नहीं है उन्होंने, लेकिन क्या कॉमन सेंस है भाई, इनका दिमाग चलना शुरू हो गया है। अगर नोट्स पढ़ें तो अल्लाह पूछे। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। लाइबिलिटी, द अमाउंट ओड टू द सप्लायर, यानी कि अकाउंट्स पेबल इस लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए पैसे तो देने हैं, कोई उसने गिफ्ट थोड़ी कर दिया मुझे गुड्स, है ना भाई, है ना हीरो भाई। क्या नाम था हीरो भाई का, अफ़ान। देखो मैं हीरो भाई बोलता हूँ, बोलता है अफ़ान। इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसी को देख रहा हूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, ऑब्लिगेशन, द बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू पे द सप्लायर फॉर द गुड्स परचेज। अब बिजनेस को क्या करना है, सप्लायर को पे करना है, ये क्या है, ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बोलो कौन सी ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसी तरह से जवाब देना है आपने। इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, पैसे से देगा भाई। ठीक है, पास्ट इवेंट में क्या हुआ होगा, उसने माल बेचा होगा उधार पे। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, लाइबिलिटी की भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, जैसे एसेट्स की दो तरह की किस्में होती थीं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। उसी तरह से मेरे बच्चों लाइबिलिटी की भी दो तरह की इकसाम होती हैं। नंबर 1 इज़ करंट लाइबिलिटी, जिस लाइबिलिटी को देखकर सुनकर मुझे करंट लग जाए ऐसे करके, वही लाइबिलिटी नहीं। फिर वो लाइबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी हो। अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं, कैसे पता, एसेट पढ़ लिया, इजी इजी सीन। नॉन करंट लाइबिलिटी 1 साल के बाद पे करनी हो। चलो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा ये वाली एग्जांपल्स। मुझे बताओ, हीरो भाई से शुरू करते हैं, खड़े हो जाओ। सबसे दो पूछेंगे, एग्जाम्पल सारी पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे कोई ऐसी दो लाइबिलिटी बताओ जो मुझे, चलो एक काम करो, 2 करंट लाइबिलिटी की एग्जाम्पल दे दो और 2 नॉन करंट की दे दो, आवाज़ बुलंद। कॉमर्स वाला भाई है यार, तो मेरा नाक नहीं कटवा मेरी। हाँ, 2 करंट लाइबिलिटी की एग्जाम्पल दे दो जो मुझे 12 महीने के अंदर पे करनी हो, कुछ भी। इक्विपमेंट आए, हाँ परचेज कर रहा हूँ उधार पे, ठीक है, वो करंट लाइबिलिटी होगी, उसके मुझे शॉर्ट टर्म में पेमेंट करनी होगी 12 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, गुड गुड। दूसरी, मशीनरी वगैरह तो एसेट हो गया ना, वो तो नॉन करंट एसेट में आएंगे। ठीक है, मैं करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ, हीरो के बराबर वाला, हीरो नंबर 2, खड़े हो जाओ। बताओ मुझे करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल जरा दे दो। कैश किसी से बोरो किया, वो करंट लाइबिलिटी हो गई, शाबाश। कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से, 2-3 साल का लोन ले लिया, वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, गुड, एक एक एग्जांपल दे दी भाई ने। आप बताओ मेरा भाई। जी भाई, दुकानदार से माल उधार लिया, ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, और हमने बैंक से कार ली लोन पे, ओहो क्या बेहतरीन मोटी मोटी एग्जांपल दी। हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, बैठ जाओ, बेहतरीन हो गया। ये मेरा भाई जो लेट आया आज, कितने बजे आया मेरे प्यारे भाई, 10:15। क्लास कितने बजे होती है, 10। तो हमने और आपने मिलकर टाइम की पाबंदी करनी है। ठीक है, डांट नहीं रहा बनना, वक्त की पाबंदी स्टार्ट से करेंगे तो इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। ठीक है, जैसे अब्बा जी कहते हैं ना, रात 10 बजे की शादी में 6 बजे तैयार हो जाओ, तो वैसे जो है ना वो आप लोगों ने भी क्या करना है, जल्दी आ जाना है। चलो जी, जैसे कि आपने कार रेंट पे ली, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ली, शॉर्ट टर्म के लिए ली, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ली, तो वो हो जाएगी आपके पास नॉन करंट। नॉन करंट, करंट सही। करंट अगर आपने वही कार अगर लंबे अरसे के लिए रेंट ली, लंबे अरसे के लिए रेंट पे ली, 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन उसका किराया तो हर महीने ड्यू हो जाएगा ना, तो वो तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। बट ये होगा ना 12 महीने से, नहीं, 12 महीने के बाद पे करनी हो जाके, अच्छा
लॉन्ग टर्म किस्तें हों उसकी, अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगी। बट वही अगर अपने ज़्यादा टाइम के लिए की तो ज़्यादा टाइम के लिए ली तो 12 महीने के अंदर अंदर जो मुझे पे करना होगा वो करंट पोर्शन हो जाएगा, वो करंट ही, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर पे करना है। और जो इंस्टॉलमेंट मेरी साल के बाद आ रही होगी वो नॉन करंट। तो भाई ने अच्छी एग्जांपल दी जिसके अंदर हमारे दोनों कॉन्सेप्ट आ गए। क्या, अगर मैंने कार ली 3 साल की किस्तों पे तो 1 साल की किस्त करंट लायबिलिटी, बाकी 2 साल की किस्त आने वाली नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है? पढ़ लें एग्जाम्पल्स, अब हमें क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, डेफिनेशन, लायबिलिटी दैट नीड टू बी पेड विद इन 12 महीने आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल, स्टोर ओनर ओज मनी देने हैं टू स्टेशनरी सप्लायर फॉर नोटबुक परचेज ऑन क्रेडिट। ये क्या है? अकाउंट पेबल मेरा, यानी कि अगर मैंने किसी को माल उधार पे बेचा है तो क्या होगा? अकाउंट पेबल। पेबल मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला था? किसी को माल उधार पे बेचा है तो हमें इससे लाइफ लेसन क्या मिला? लाइफ लेसन ये मिला कि हमने लेक्चर को अटेंटिवली सुनना है, अटेंटिवली सुनना है और जल्दी जल्दी जवाब नहीं देना, सोच के जवाब देना है। ठीक है, ये था हमारा आज का लाइफ लेसन। अब मैंने पेबल पढ़ाते पढ़ाते क्या पूछा? अगर मैंने किसी को माल उधार पे बेचा है तो क्या होगा? बोलो भाई, अकाउंट रिसीवेबल। अब बोल दो ना, तो रिसीवेबल है ना। अच्छा, अगर किसी से माल उधार पे ख़रीदा है तो क्या होगा? अकाउंट। अब बोल नहीं रही, देखो ऐसा नहीं करना ना, आपको बोलना है। ठीक है, ओके। शॉर्ट टर्म लोन्स, थोड़े अरसे के लिए लोन लिए होंगे 12 महीने के अंदर अंदर। बैंक लोन दैट मस्ट बी रीपेड विद इन अ ईयर। एग्जाम्पल, बिजनेस ने बोरो किया बैंक से ताकि अपने ऑपरेशन को मैनेज कर सके। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नाउ नंबर 3 पे आ रहा है अक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा, मैं जो आपको लफ्ज़ सिखा जा रहा हूँ ना, नए नए जो आते जा रहे हैं, वो आप ना लिखते जाने हैं अपने पास। एक डिक्शनरी मेंटेन कर लेनी है, या तो रजिस्टर के अंदर लिख लेना है या तो उसके अंदर हाईलाइट कर लेना है। अक्रूड का मतलब क्या होता है? कोई जवान मुझे बताएगा अक्रूड का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि जेनरिक हैं, हर जगह काम आएंगे, एसेट में भी आ जाएंगे, लायबिलिटी में भी आ जाएंगे, हर जगह अकाउंटिंग में आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। अक्रूड में भाई ने कहा पेएबल एक्सपेंस, आधी बात सही है भाई की, इतनी पूरी बात सही नहीं है। और कोई बताया अक्रूड का मतलब? उर्दू बता दो। अक्रू हुआ, अक्रू होना ज़रूरी है कि एक्सपेंस ही हो। चलो भाई की बात से आपकी बात मुशाबहत इख्तियार कर रही है, लेकिन आधी बात सही है। आप बताएं जी। यूज़ कर ली है, पे नहीं किया, सारे एक्सपेंस ऐड कर लो। आप बताएं क्या हो? सारे एक्सपेंस वाले चल रहे हैं पार्टी। ठीक है, सारी बच्चा पार्टी क्या है? एक्सपेंस के फेवर में। लेकिन अगर मैं अक्रूड का एक तुम्हें जेनरिक मतलब बताऊँ ना, अक्रू हो जाना, यानी कि समझो ये बकिया है। ठीक है, बकिया है या किसी चीज़ का ड्यू हो जाना। क्या हो जाना? ड्यू हो जाना। अच्छा, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं, अच्छा इसको ना अक्रूड को मैं कनेक्ट करूँगा इनकम और एक्सपेंस से, जो मेरे अगले हेड है। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं और वो अक्रू हो चुके हैं, यानी कि अक्रू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं हुए, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? अक्रूड इनकम बन जाएगी। यानी कि मतलब क्या बन जाएगा? ऊपर वाले 2 हेड्स में से क्या बन जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? एसेट बन जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा? एसेट। यानी कि उसका नाम क्या होगा? रिसीवेबल। रिसीवेबल हो जाएगा, बोलो। अच्छा, अगर मैंने किसी को पैसे पे करने हैं और अभी तक के नहीं किए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेएबल। पेएबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? लायबिलिटी। तो आपने देखना है अक्रू क्या हुआ है, आपकी ऑब्लिगेशन अक्रू हुई है या आपकी प्रेजेंट, बोलो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, जो आपको पैसा मिलना है। चलो आसान कर दो उर्दू में। या अगर आपको देखना है कि ये मेरा एसेट है या लायबिलिटी है, तो देख लो पैसे पे करने, रिसीव करने। अगर अक्रू हो गया है कोई ऐसी चीज़ जो आपको पे करनी थी, कोई आपका खर्चा था, तो क्या होगा? लायबिलिटी। अगर अक्रू हो गया है कोई चीज़ जो आपको मिलनी थी, वो क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे जैसे अक्रूड एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस क्या है हमें नहीं पता। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। अगले हेड में आ रहा है, आज की क्लास में इंशाल्लाह उसके ऊपर बात होगी। वो कह रहे हैं अक्रूड एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड। मैंने कहा अपने मालिक मकान से कि जनाब मैं आपको, कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी।
जनवरी के किराया जो है वो आपको फरवरी की 1 तारीख को दिया करूँगा, मैं एडवांस नहीं दूंगा। मैं दिहाड़ीदार मजदूर, मैं एडवांस नहीं दे सकता। जनवरी की 31 का जैसे ख़त्म होगी यकम फरवरी को दे दूंगा। तो यकम फरवरी आ गया, जनवरी का मैंने घर यूटिलाइज कर लिया, मैं उसमें रह लिया, अब वो बकिया हो गया है मेरे पे, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस। और अगर मैं एसेट और लायबिलिटी की ज़बान में कहूँ तो लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म, करंट के नॉन करंट, करंट, शाबाश, समझ आया। अब बताओ यहाँ तक करंट लायबिलिटीज़ में कोई मसला, करंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्की पक्की बात है। अच्छा मेरा प्यारा भाई जो हाथ बांध के बैठा हुआ है ना ऐसे करके, एम बापे बन के, जैसे एम बापे सेलिब्रेशन नहीं करता ऐसे करके, ऐसे बैठा हुआ है, तो आप लिख क्यों नहीं रहे, आप लिख क्यों नहीं रहे? कोई चीज़ लिखो, हाईलाइट माईलाइट करो, कोई चीज़। नोट्स नहीं है? ओहो, पहली क्लास है, ओहो सैड। कोई बात नहीं, आपने अंदर अकाउंट से ना क्लास के बाद नोट्स ले लेने, वरना रजिस्टर में तो बना रहे हो ना, कुछ लिख रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छी उम्मीद कर सकता हूँ मैं आपसे, अच्छी उम्मीद कर सकता हूँ ना मैं आपसे कि आपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक और उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप हाथ खड़ा करोगे और पूछोगे, ठीक है। इस क्लास के हर एक बच्चे से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप अपना हाथ रेस करोगे और पूछोगे, क्लियर। अच्छा चलो, एक पहले बुरी खबर दे दूँ, बुरी खबर दूँ अच्छी खबर दूँ? पहले दो खबरें आज। पहले बुरी खबर यह है कि इतवार को क्लास हुआ करेगी। अच्छी खबर यह है कि जुम्मे को नहीं होगा, ठीक है। अच्छी खबर यह है कि जुम्मे को नहीं होगी। हाँ जी, आवाज़ नहीं आई, ओहो। मैंने ये फरमाया कि दो हैं खबरें, एक अच्छी और एक बुरी। तो बच्चों ने कहा पहले बुरी सुना दें, तो मैंने ये कहा कि बुरी खबर यह है कि इतवार को क्लास है, और अच्छी खबर यह है कि जुम्मे को क्लास नहीं है। दो ऑप्शन थे ना, या तो पीर से हफ्ता बुलाते इतवार ऑफ करते, तो हमने जुम्मा ऑफ कर दिया इस्लामी निज़ाम के तहत, ठीक है, कि जुम्मे को आप अपने घरों से निकलें, टाइमली मस्जिद पहुँचें, इमाम साहब का बयान सुने, खुतबा सुने, सूरह कहफ की तिलावत करें, हाथ उठा के दुआ मांगें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। तो जुम्मे का ऑफ है, इतवार को क्लास होगी, टाइमिंग्स सेम रहेंगी। अच्छा टाइमिंग्स के अतबार से ब्रदर आज द वेरी गुड क्वेश्चन। टाइमिंग्स के अतबार से बताता चलूँ कि पीआरसी का टाइम टेबल ना यूजुअली फिक्स हो जाता है, अभी शुरू की क्लास में फिक्स नहीं होता, फिर जैसे ही हमारे दिनेश भाई फ्री होके आएंगे, उनके घर में शादी चल रही है, तो वो फिर टाइम टेबल हमारा फिक्स हो जाएगा। अच्छा मैं अगर अपनी क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास वीकडे में जो हुआ करेगी ना, वो हुआ करेगी 9:45 से 10 तक मैक्सिमम, 9:45 स्टार्ट 10 ख़त्म, सवा घंटे की क्लास, सवा घंटे में अच्छी डोज आपको दे दिया करूँगा। हो भी सकता है वीकडे में कोई क्लास मेरी हो, कभी नहीं भी हो, लेकिन हफ्ते में अगर वीकडे मेरे 4 है ना, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, तो 4 में से 3 दिन तो हुआ ही करेंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते को 2 घंटे की, इतवार को 2 घंटे की, तो कितने घंटे हो गए हमारे हफ्ते के? 4, और वो 4 1 5 6 7 8 9, तकरीबन 9, ऐसा ही है, तकरीबन 9 घंटे की हमारी क्लास हो जाया करेगी। तो सुकून से चलेंगे। अच्छा बाकी टीचर भी अपना टाइम टेबल आपको फिक्स कर देंगे कि किस वक्त किसी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स में एक अच्छी खबर ये है कि हमारे पास एक लेजेंडरी टीचर आ चुके हैं आपको पढ़ाने के लिए, सर नईम, जो कि मुस्तफ़ा तनवीर के साथ स्टैट्स के पोर्शन शेयर करेंगे, और अगेन मेरे उस्ताद, तो सर नईम भी हुए हैं जिनसे मैंने अपने टाइम पे स्टैट्स पढ़ी यहाँ पे, तो इंशाल्लाह आपका उनसे बड़ा अच्छा तजुर्बा लेने वाले हैं। 22 तारीख से वो आएंगे और स्टैट्स पोर्शन की क्लास आपके साथ शेयर करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। बढ़ जाओगे। नॉन करंट लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो कि मुझे पे करनी होंगी 12 महीने या उसके बाद, 12 महीने के बाद। अगर मैं कहूँ कि 12 महीने या उसके अंदर, तो फिर वो क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी। अगर मैं कहूँ 12 महीने के बाद, तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा जैसे कि मैंने बैंक से उधार लिया, अब भाई की एग्जांपल को पढ़ता हूँ और दोनों लायबिलिटी को ना लिंक करता हूँ। मैंने बैंक से उधार लिया कि जनाब मैं आपसे ले रहा हूँ एक लोन, क्या ले रहा हूँ? लोन, जिसकी टर्म होगी 3 साल, ठीक है। अच्छा 3 साल मतलब 2025, 2026 और 2027 में पैसा वापस सारा सूद समेत, अल्लाह माफ़ करे। 2025 को मैं क्या कहूँगा अगर मैं आज खड़ा हूँ? करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये नॉन करंट लायबिलिटी। मैं 2026 में 26 में चला गया, अब क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटी, और ये नॉन करंट लायबिलिटी। मैं 2027 में चला गया, सारी की सारी क्या, कैसा? ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स
वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और हालात भी बदल गए। कैसा? डिपेंड करता है आप खड़े हुए कहाँ हो। करंट नॉन करंट ऐसे डिसाइड नहीं करना होता, डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हुए हो। एक साल में आज कोई चीज़ करंट है तो कल नॉन करंट, ऐसा ही है ना। कभी कोई आपके साथ होता है, कभी कोई आपके साथ नहीं होता। हो सकता है आज एक लाइब्रेरी के साथ मैं हूँ, कल उसके साथ मैं ना रहूँ। कैसा? बात समझ आती है? क्लियर है? चलो, जैसे लोग आते जाते रहते हैं ना ज़िंदगी में, वैसे एसेट और लाइबिलिटीज़ भी आती जाती रहती हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपने। चलो जी, डेफिनेशन, लाइबिलिटीज़ दैट नीड टू बी पेड आफ्टर 12 मंथ ऑफ द रिपोर्टिंग डेट। ये रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? इतना मुश्किल अल्फाज। रिपोर्टिंग डेट को समझ लो ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड। ईयर एंड क्या होता है? साल का एंड, साल का आखिर 12 महीने। तो रिपोर्टिंग डेट को आप 12 महीने ही लिख सकते हो, अभी सेफ साइड। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं। भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाओ। लॉन्ग टर्म लोन, लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक टू रिपेड ओवर सेवरल ईयर्स, लॉन्ग टर्म लोन। अभी तो देखा, मैं एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहा, बस बहुत हो गया। लीज ऑब्लिगेशन, ये क्या? लीज क्या होती है? किराए पे, किराए पे, रेंट पे। इसको हम प्यार से लीज भी कहते हैं, एक और नाम भी सीख लिया हमने। अमाउंट ओड फॉर लीजिंग अ प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे अरसे के लिए लिया तो क्या हो गई? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यानी कि करंट या नॉन करंट? नॉन करंट। बॉन्ड्स पेबल, बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बॉन्ड भी जो है ना वो एक सूदी चीज़ है, सूदी। मैं सूदी न्यूजीलैंड के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सूदी की। अच्छा, इसका हेयर स्टाइल नहीं हमारे हीरो का सूदी जैसा लगता है, वो नहीं न्यूजीलैंड का स्पिनर है इश सूदी, देखा उसको कभी? ठीक है, आप अपने आप को जाके देखना। ठीक है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। ठीक है, देखो खुश हो गया यार, पहली क्लास में शाहरुख खान बनाया, दूसरी क्लास में सूदी बना दिया। ठीक है, अच्छा, तो सूदी से बात चलती सूदी बॉन्ड्स की। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये भी सूद वाले होते हैं, तो हमने इससे ही परहेज करना है। पहले मुझे पता नहीं था कि प्राइस बॉन्ड्स जो है ना वो क्या होते हैं, बाद में जाके पता चला कि प्राइस बॉन्ड भी यही होते हैं। वो करते क्या हैं? आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर उसको एक जगह बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से सूद कमाते हैं, फिर कुरानबाजी में निकालते हैं, उसमें से कुछ हिसाब कर देते हैं। ये क्या है? सूदी बॉन्ड्स। तो अल्लाह ताला हमें सूद से बचाए। अच्छा, मनी ओ टू इन्वेस्टर हु परचेज बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी। बॉन्ड्स में होता क्या है? अच्छा, ये कौन से बॉन्ड हैं? ये सूदी बॉन्ड नहीं है, दूसरे बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड में होता क्या है? जब कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है ना, पैसों की, तो वो बॉन्ड्स इशू कर देती है। इसमें होता क्या है? वो हर एक को बॉन्ड्स इशू करती है। लेट से 100 रुपये का एक बॉन्ड इशू किया, और हाँ देखो, दो तरह से ना फाइनेंस होती है, दो तरह से पैसे आते हैं, एक तो शेयर से, एक लोन से। शेयर्स में मतलब ये होता है कि आप उसको अपनी कंपनी का मालिक बना लेते हो। बॉन्ड में तो मालिक नहीं बनाते, बस एक पैसे देने वाला सामने वाले को बना लेते हो, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटर बना लेते हो कि यार हमें उधार दे दो, उधार दो, पैसों की ज़रूरत है। तो उधार हमने जनरल पब्लिक से ले लिया, बॉन्ड इशू करते हैं, और हम कहते हैं कि लेट से हम आपको 10% सूद देंगे इसके ऊपर, और कूपन कहते हैं, चलो छोड़ दो उसको, हर साल के एंड पे 10 रुपये भी देंगे और सूद भी देंगे 5% का। तो वो बॉन्ड पेबल बॉन्ड कहलाता है। अब हर साल के एंड में मेरी ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना है। ठीक है, जैसे मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो एक प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे कर रहा होता हूँ और सूद भी रीपे कर रहा होता हूँ, ऐसा ही होता है ना। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूँ तो सूद भी वापस करता हूँ और प्रिंसिपल भी वापस करता हूँ। तो छोड़ो इन सारी बातों को, छोड़ पड़े, आगे बढ़ जाओ। तो अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं तो उसके लिए क्या है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू किए हैं, लॉन्ग टर्म 3 साल के 4 साल, तो वो क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। देखो फिर नहीं बोल रहे हो, बोल लो, अब तो बोल लो, क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। देखो यहाँ ये वाले फिर भी सुन बैठे हैं, सुन तरीन बैठे हो, क्यों क्यों क्यों? बोलो बोलो, बीच वाले भाई आप भी बोलो, सारे नॉन एक साथ बोलो। नॉन करंट नहीं, अब ये वाले नहीं बोल रहे, जल्दी बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी, अब ये वाले चुप हो गए, सारे साथ बोलो। देखो 1 2 3 बोलो, नॉन करंट लायबिलिटी। बात सुन आ रही है? देखो जब तक हम बोलेंगे नहीं ना, सुनने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी और सुनना भी है, साथ साथ चलाना है। ठीक है, चलो जी, ओके। अब चूंकि आप लोगों ने एसेट और लायबिलिटी पढ़ लिया है, अब मैं समझता हूँ कि एसेट और लायबिलिटी आप मुझे पढ़ा सकते हो, तो इट्स टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन। हो जाए? चलो, आप लोगों के लिए सवाल आ रहा है, ठीक है। कसम है तुम्हें उसकी, जिससे तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो, कि तुमने इसका सोल्यूशन नहीं देखना और इसको मुझे सॉल्व करके देना है अभी के अभी। चलो जी, लेट द गेम बिगिंस। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और एसेट और लायबिलिटी के चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है।
अच्छा, अगर एक कोई अपना आंसर लिख रहा है तो बराबर वाले ना उसके आंसर को देखना नहीं है। अच्छा ये लिख रहा है, यही सही हो रहा, मुझे तो आता ही नहीं है। अपना अपना आंसर लिखना है, ठीक है। आगे पीछे वाले को नहीं देखना। शाबाश, 15 ही तो है, बस जल्दी जल्दी कर लो जी। प्रीपेड क्या है आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आप सोचो, फिर मैं बताता हूँ। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है आप सोचो पहले, फिर मैं बताता हूँ। कैश इन हैंड पैसे हाथों में, आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। हो गया? अरे भाई, क्या नाम है आपका? मशहूद, ओके। हाँ हाँ हीरो, देख लो बराबर वाले को। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? प्रीपेड पूछ रहे हो, फिर वही बात। पेपर देने वही आएगा, मतलब जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो वहाँ तुम्हारे साथ आएगा। हैं? अकेले दोगे ना पेपर? ज़िंदगी के इम्तिहान हमें अकेले पास करने होते हैं, ठीक है। और आप भाई हाथ बांध के बैठे हो गए। ये लड़के इतनी जल्दी जल्दी करके कैसे बैठ रहा है? ख़वातीनों स्पीड बढ़ाइए। डन, बस डन कर दूं स्टार्ट? चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एस आइदर एन एसेट और लायबिलिटी। या तो ये एसेट है या तो लायबिलिटी। एंड क्लासिफाई देम आइदर करंट और नॉन करंट। सबसे पहले हमने देखना है कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी है, और फिर करंट है या नॉन करंट। लोन 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 लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी ऐसे ही। कितने लोग कहते हैं पहला वाला लायबिलिटी है? 1 2, पहला वाला लायबिलिटी 2 3 4 5 6 7। चुल्लू और वहीं लो, ठीक है ऐसे। और फिर डुबकी लगा दो जाके। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लोन टू एन एम्प्लॉई। मैंने कहा था कोई भी चीज़ पढ़ के हम फौरन से फैसला नहीं करेंगे, देखेंगे क्या लेना है या देना है, लिया है या दिया है। हाँ, अब बताओ कौन कौन था? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना। लोन टू एन एम्प्लॉय, मैंने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है, ये मेरा क्या है? एसेट है। चलो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अगला सवाल, अगला सवाल, क्या ये शॉर्ट टर्म लोन है या लॉन्ग टर्म? यूजुअली तो जो लोन होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? डन। बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे हम ओडी भी कहते हैं प्यार से, कभी बैंक ओडी लिखा जाए ना तो परेशान नहीं होना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट ना बेसिकली एक फैसिलिटी होती है कि अगर आपके बैंक में पैसे ख़त्म हो जाएं तो बैंक आपको ना एक ऑटोमेटिकली लोन दे देता है, ऑटोमेटिकली लोन दे देता है कि आपके पास लेट से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है 50,000 रुपये, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कितनी है? 50,000 रुपये। यानी कि अपना बैलेंस भी इस्तेमाल कर लिया और 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिए। अब वो 50,000 रुपये क्या बन जाएगा आपका? लेकिन बैंक के जो पैसे होते हैं वो तो एसेट होता है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट हो गया ये क्या बना? ये लायबिलिटी बन गई। कितने लोग कहते हैं एसेट बना, कितने लोग कहते हैं लायबिलिटी बना? एसेट वाले कौन है? कोई भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र। अच्छा नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई एसेट वाला हो और शर्मा के नाम बोल रहा हो, नहीं, लायबिलिटी है क्योंकि हमने बैंक से लोन ले लिया। थोड़े अरसे के लिए लिया है या ज़्यादा अरसे के लिए लिया है? हाँ, थोड़े अरसे के लिए। ओवरड्राफ्ट आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म लोन्स। सब साथ बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म लोन्स। तो ये क्या है?
करंट लायबिलिटी की नॉन करंट? चलो, ऑफिस फर्नीचर करंट एसेट के नॉन करंट एसेट? देखो ये आवाज़ आई ना यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस वाली। अनपेड यूटिलिटी बिल्स करंट के नॉन करंट? क्यों? शॉर्ट टर्म होंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का दूसरा नाम गुड्स, तीसरा नाम स्टॉक, चौथा नाम मर्चेंडाइज। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, ओके। एसेट लायबिलिटी करंट नॉन करंट? लोन फ्रॉम अ बैंक लायबिलिटी करंट नॉन करंट? क्यों? 5 साल पे करने हैं। कैश इन हैंड, बाजी ने पूछा हाथों में कैश, क्या नाम था मेरी बाजी का? हाँ जी, बाजी का क्या नाम था? अमतुल। अमतुल ने सवाल किया कैश इन हैंड का मतलब हाथों में पैसे। ये भाई जनाब वो मीज़ान बैंक के पास ना कैश इन हैंड पड़ा हुआ है 4 लाख रुपए। आप जाओगे देखने के लिए तो बंदा हाथ में लेके खड़ा होगा 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ऐसा होता है नहीं। कैश इन हैंड का मतलब होता है वो जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, यानी कि आपके पास बैंक में पड़ा होगा, किसी लॉकर में होगा, ठीक है, या आपकी दराज में होगा, वो कैश इन हैंड कहलाता है। इसका मतलब यानी हाथों में पैसे। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी डायरेक्ट मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, तो कैश इन मतलब जो मेरी जेब में पड़े हैं, दराज में पड़े हुए हैं, ऐसे ही आसपास पड़े हैं, तो ये क्या है? एसेट। करंट के नॉन करंट? करंट एसेट। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मैं किससे पूछूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। हाँ भाई, एसेट। क्यों? पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं? ऐसी पैसे ऐसी किसी को उधार दिया होगा। क्या दिया होगा? या तो पैसा उधार दिया होगा, या किसी को माल बेचा होगा, ऐसा ही है। कुछ भी दिया होगा। बेहतरीन, शाबाश, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? सद्दाम भाई। सद्दाम भाई ने बहुत अच्छी बात की, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी पहली क्लास है। कॉमर्स वाले, साइंस वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले। ओए होए होए होए। एसेट और करंट एसेट। मशीनरी करंट के नॉन करंट? मोटर व्हीकल करंट के नॉन करंट? क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स यानी कि अकाउंट। इसके आगे मैं कितने लोग बोलते हैं रिसीवर लिखूं, कितने लोग बोलते हैं पेबल लिखूं? पेबल वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा, रिसीवर वाले हाथ खड़ा करें। अब ये तो पूरी काउंटिंग नहीं हो रही यार, ऐसा ऐसा तो नहीं करो, तो डिमांडी है यार। बताओ कितने लोग बोलते हो कि ये लायबिलिटी है? बोल दो, कोई मसला नहीं, शर्म की बात नहीं, समझा रहा हूँ यार, डांटूंगा नहीं। कितने लोग बोलते हो कि एसेट है? एसेट वाला कोई भी नहीं है, पक्की बात है, सही बात है। क्रेडिटर्स, जब हमने एसेट में पढ़ा था इसका उलट, तो क्या पढ़ा था? डेटर्स, यानी कि रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, ये सारे नाम पढ़ते। अब यहाँ पढ़ रहा हूँ क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, अकाउंट पेएबल, ये क्या है? लायबिलिटी। करंट नॉन करंट? लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बी रीपेड इन 6 months, लायबिलिटी करंट। क्यों? क्यों करंट लायबिलिटी? क्यों? 6 महीने में पे करना है। 6 महीने 12 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर होता है। हाँ, अंदर होता है। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट लायबिलिटी। चलो ठीक है, अभी काम करते हैं, पहले ना छोटे मोटे आसान आसान करते हैं इसको छोड़ के, फिर इसका मतलब समझाता हूँ। 14वें पे आ जाओ। बिल्डिंग ओन्ड बाय द बिजनेस एसेट। करंट के नॉन करंट? सैलरीज पेएबल, ओके। अब हमारे पास आ रहा है कॉन्सेप्ट प्रीपेड का। प्रीपेड का क्या? प्रीपेड का। प्रीपेड की सबसे जो आसान मिसाल दी जाती है ना समझाने के लिए, सबसे आसान तरीन मिसाल वो दी जाती है किसकी बोलो? मोबाइल के अंदर डले हुए सुपर कार्ड की। पहले ज़माने में जब मोबाइल था ना मेरे पास, तो वो 100 रुपये का कार्ड आता था, स्क्रैच करके बैलेंस डलवाता था, ठीक है, और वो पैकेज कराया करता था। फिर जब मैट्रिक में था तो पैसे वैसे होते नहीं थे, तो 35 रुपये का, 40 रुपये का लोड कराता था, टैक्स कटता था, कोई 35 रुपये आते थे, और 30-32 रुपये का ना फोर्टनाइटली पैकेज होता था। वो नोकिया पे ना पैकेज करता था उससे बातें करने के लिए।
तो हम करते क्या थे कि पैकेज कराते थे, पैकेज कराने के लिए एडवांस में पैसे देते थे या पहले पैकेज इस्तेमाल कर लिया करता था फिर जाके पैसे दिया करता था, एडवांस में देता था। अब हम बड़े हो गए, अब हम में से तकरीबन कोई 30% लोगों 40% लोगों के पास स्टूडेंट्स में सुपर कार्ड तो होगा, ऐसा ही है। सुपर कार्ड क्या है, एक प्रीपेड है ना, प्रीपेड, यानी कि मैं तो क्या करता हूँ, मीज़ान की ऐप खुलता हूँ और अपने नाम पे सुपर कार्ड लोड कर देता हूँ। 400 रुपये का आया था, अब कितने का हो गया, 1100 1000 तक पहुँच गया, सही है। तो सुपर कार्ड के अंदर हम करते क्या हैं, सुपर कार्ड को पहले से एडवांस में पे कर देते हैं और फिर उसका बेनिफिट पूरे महीने लेते रहते हैं, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ कि अगर मैंने किसी चीज़ के पैसे एडवांस में दे दिए हैं और उसको मुझे यूज़ भी करना है, उस पर मेरा कंट्रोल भी है, पास्ट में मैंने एडवांस पैसे दिए थे, तो ये मेरा एसेट होगा या लायबिलिटी होगा, एसेट होगा। डेफिनेशन के एतबार से तो ये पक्का पक्का एसेट है। और ये करंट है नॉन करंट है, करंट है। अच्छा, अब ये प्री पेमेंट किसी चीज़ की भी होती है, सुपर कार्ड की भी होती है, हाँ, इंश्योरेंस की भी होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की प्री पेमेंट होती है, ठीक है। प्री पेड को ना मैं एक देसी ज़बान में पता कैसे समझाता हूँ, पहले कैश बाद में ऐश। क्या बोलो बोलो, पहले कैश और बाद में ऐश। मैंने पहले पैसे पे कर दिए, बाद में मैं क्या करूँगा, इसके ऐश लूँगा, ऐसा ही है ना। पहले मैंने यूफोन वालों को सुपर कार्ड के पैसे पे कर दिए, बाद में बेनिफिट ले रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बेनिफिट तो मैं ले रहा हूँ लेकिन मैंने पहले से पे कर दिए हैं, वो क्या है, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, प्रीपेड के साथ ना लगे हाथों एक और लफ्ज़ भी सिखा ही देता हूँ, ठीक है, एक और लफ्ज़ भी सिखा देता हूँ छोटा सा, और फिर छोटी सी मुख्तसर सी बात करके ना मैं आगे बढ़ जाऊँगा। प्रीपेड तो वो है जिसके पैसे मैंने एडवांस में पे कर दिए और बाद में उसका बेनिफिट लिया, यानी कि पहले कैश और बाद में ऐश। व्हाट इफ हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं और वो कहता है पहले टोकन लें, टोकन लेने के लिए काउंटर पे जाता हूँ तो वो कहती हैं कि कौन से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, किसी अच्छे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा जनाब डॉक्टर अहमद साहब का अपॉइंटमेंट है। तो कहेंगे ठीक है लाएँ 2000 रुपये दे दें। मैंने क्या कर दिया, 2000 रुपये निकाले और कार्ड चार्ज करवा दिया, ये मैंने प्रीपेड कंसल्टेंसी फ़ीस पे कर दी, ठीक है, प्रीपेड कंसल्टेंसी फ़ीस पे कर दी। अब ये मेरा ख़र्चा कब माना जाएगा, जब डॉक्टर से मैं सर्विस ले लूँगा। ये तो हो गया मेरा पर्सपेक्टिव, लेकिन मैं अकाउंटिंग किसकी करता हूँ, बिजनेस की पर्सपेक्टिव की। अब मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा जो अकाउंटिंग कर रहा है डॉक्टर साहब के क्लिनिक की, वो बंदा बैठा हुआ अकाउंटिंग करता है और लिखता है जनाब कि पहले नंबर ले लेगा ना सबके, मुझे आज 50 नंबर इशू करने हैं, डॉक्टर साहब ने 50 मरीजों को देखना है, एक मरीज़ से 2000 रुपये लेने हैं। तो क्या 2000 जो एक मरीज़ से लिए हैं और 50 मरीज़ के कितने बन गए जनाब, लाख रुपये बन गए। तो और अभी डॉक्टर साहब ने चेकअप करना शुरू नहीं किया है, ओपीडी करना शुरू नहीं किए। तो क्या ये लाख रुपए की कमाई जो है वो डॉक्टर साहब की आमदनी है अभी या नहीं है, अभी नहीं है, क्या होगी ये, लायबिलिटी होगी। कुछ किसी ने बोला क्यों होगी लायबिलिटी, बताना। क्योंकि डॉक्टर की ऑब्लिगेशन है कि वो मरीज को चेक करेगा, ठीक है। मेरी बात समझाई, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, मुश्किल तो नहीं हो रही। मैंने क्या कहा ज़रा बताओ, डॉक्टर ने अभी तक पैसे ले लिए लेकिन मरीज को चेक नहीं किया। तो अगर मैंने, अच्छा मैंने बात शुरू की थी प्रीपेड से, दोबारा लिंक कर रहा हूँ, अगर मैंने पहले पैसे दे दिए बाद में बेनिफिट ले रहा हूँ, ये मेरा क्या है, एसेट। लेकिन अगर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसने पहले पैसे ले लिए हैं, बाद में सर्विस डिलीवर करेगा, तो डॉक्टर इज लायबल टू प्रोवाइड मी द सर्विस। तो डॉक्टर की क्या है, लायबिलिटी। तो अगर डॉक्टर को पैसा एडवांस में रिसीव हो जाए, ठीक है, डॉक्टर को पैसा एडवांस में रिसीव हो जाए, इसमें मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ कि इसी से लिंक करके ना, इसी से लिंक करके एडवांस रिसीव्ड बाय, लिख लो अपने पास, डॉक्टर, ठीक है। इसका ना एक छोटा सा क्यूट सा नाम है, इसका नाम है अनअर्नड। वो जो मैंने अब तक अर्न ना किया हो, रिसीव कर लिया है लेकिन अर्न नहीं किया, उसको कहते हैं अनअर्नड। अब मुझे बताओ कि डॉक्टर साहब के लिए ये अनअर्नड क्या है, लायबिलिटी, करंट या नॉन करंट,
अच्छा, करंट लायबिलिटी, बस यहीं तक था। अब इसको मैं कनेक्ट करूँगा आगे अपने इनकम और एक्सपेंसेस से। अच्छा, 2 हेड हमने पढ़ लिए हैं। इन 2 हेड्स में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो बताओ। कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो बोलो। डन। अब ये बताओ कि यहाँ रुक के कंटिन्यू करूँ या 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहोगे? जो बोलो, जो बोलो, बोलो बोलो। शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग कहते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक हो जाए? एक। कितने लोग कहते हैं पढ़ा दें? सभी कह रहे हैं पढ़ाना है, नहीं सब नहीं कह रहे हैं, सारे हाथ खड़े होने चाहिए। कितने लोग बोलते हैं कि 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? एक। कितने लोग कहते हैं पढ़ा देना चाहिए? सारे लोग कहते हैं पढ़ा देना चाहिए। तो बस ये ज़बरदस्ती हाथ खड़े कर रही है, चल पे हाथ खड़ा कर मेरे ब्याह पे, ठीक है? चलो जी, पढ़ा देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हेड हमने पढ़ लिया बखूबी, क्या? बोलो भाई, एसेट्स। दूसरा हेड हमने पढ़ लिया कौन सा? लायबिलिटी। तीसरे हेड पे जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम। क्या है? इनकम। यानी कि नहीं, पहले बात कर लें, पूछ लें आपने रात को क्या खाया, कौरमा खाया, बिरयानी खाई, आज रात को आपके घर में क्या पक रहा है, सारी बातें कर लो। एक काम करो, आप ना व्हाट्सएप नंबर ले लो, ठीक है? कनेक्ट कर लो, रात को लंबी लंबी कॉल्स करना, ठीक है? लेकिन क्लास में हम आपस में बातें नहीं करेंगे ताकि हमारे लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है मेरी बात? कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने? ठीक है, ओके। इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब होता है आमदनी। अच्छा, उन्होंने कहा इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट। इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई। मिसाल तो वैसे देनी थी, लेकिन इन्होंने चूंकि इनकम को प्रॉफिट कह दिया तो अब मुझे लगता है कि मुझे वो वाली मिसाल देनी चाहिए। एक लड़का गुजर रहा था, रास्ते में उसको चाय का होटल देखा और चाय के होटल पे पुराना खान देखा। बोला, खान साहब क्या हाल है, खैरियत से हो? उसने बोला, हाँ बड़ा, हम ठीक है, तुम बताओ क्या चल रहा है? उसने बोला, खान ये तो बताओ कि महीने का कितना कमा लेते हो? उसने बोला, यार मणा, हम तो चाय पराठा सुबह बेचता है, अंडा वंडा बेचता है, चाय वाई, और रात 3 बजे तक होटल खुला रहता है, तो महीने का हम बना लेता है कोई 6-7 लाख रुपए। तो उस लड़के ने कहा, ओहो, महीने की 6-7 लाख की बचत, क्या बात कर रहे हैं? उसने बोला, मणा क्या पागल वागल हो गए हो? मैंने कब बोला 6-7 लाख की बचत? मैंने तो कहा कि 6-7 लाख कमा लेता है, बना लेता है। उसने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, चल भाई दूध पत्ती चाय ला। अब इसको सब अकाउंटिंग समझाता है। अब उस पठान ने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, लेकिन पठान उसको अकाउंटिंग पढ़ा रहा है। कैसे? बोला, देखो, हम 6-7 लाख रुपए कमाता है, कैसे? हम चाय बेचता है, अंडा बेचता है, पराठा बेचता है, ठीक है, ये बेचता है, और चना भी बेचता है नाश्ते में हलवा पूरी के साथ। तो इससे हमें कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, 6-7 लाख रुपये बन जाता है। लेकिन देखो, दुकान का किराया है 50,000 रुपये, ठीक है, 7 लाख रुपए का हमने क्या किया? चाय पराठा अंडा बेचा, और हमने 50,000 रुपये का दिन का, सॉरी, महीने का किराया निकाल दिया। फिर वो देख रहे हो, जो हमारा सारा आटा आता है, सब कुछ आता है, आटा माटा आता है और सारे चीज़ आता है, ये हमें पड़ जाता है 25,000 रुपये का, समझो महीने का हमारा आटा आ रहा होता है, ठीक है। और ये तुम अंडे भी, हाँ अंडे भी आते हैं, ठीक है, अंडे की पड़ी हुई है इसको, ठीक है, अंडे भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा, अब चीनी कोई नहीं बोले, अंडे चीनी आटे वाटे सब आ गए, ठीक है। अच्छा, सही है। दूध भी आता है, 30,000 रुपये दूध आता है, ठीक है। हाँ, खर्चे बढ़ा रहा हूँ, कोई मसला नहीं, मैं 7 लाख रुपये पर रखे इसलिए ताकि खर्चे तुम लोग मुझे पता मस्ती करते रहोगे, बढ़ाता भी जाऊँगा तो नुकसान में नहीं आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, क्या टिशू? लड़कों से पूछो, पठान के होटल पे जाते ना, वहाँ टिशू नहीं होते, वो कागज़ होता है, वही देते हैं, उससे हाथ पोंछते हैं, ठीक है। तो हाँ, बोलो। पराठे का ऑयल, ठीक है। वो घी आ गया यार, चलो 20,000 रुपये घी आ गया, ठीक है। अच्छा, नहीं सारी चीज़ आ गई, अब सब कुछ आ गया, प्याज भी आ गई, ठीक है, छुरी भी आ गई काटने वाली, ठीक है, वो केक रस आते हैं, केक रस भी आ गया, सारा इन्वेंट्री स्टॉक सारी आ गई, ठीक है। अच्छा, उसने कहा, अब तुम ये 2 लड़के देख रहे हो? बोला, कौन? वो देखो पराठे बना रहे हैं, हाँ, इसकी तनख्वाह है महीने का 25,000 रुपया। बोला, इतनी सही तनख्वाह? कहता, हाँ, ये देख रहे हो छोटा बच्चा, इसको हम अभी काम सिखा रहे हैं, इसको हम महीने का 15,000 रुपये देता है। मैंने कहा, अच्छा,
तो बड़ा खर्चा है यार आपका। तो कहता है हाँ, कहता है यार ये सब निकालने के बाद ना मेरे पास जो कुछ पैसा बचता है ना वो मैं अपने घर लेके जाता हूँ। अब बताओ ज़रा कितना बचता है? नुकसान में तो नहीं आएंगे वैसे, लेकिन बचता कितना है ये बताओ, बताओ बताओ। हाँ, तुक्के लगा रही हो, कैलकुलेट कर रही हो? कैलकुलेटर उठाओ, उठाओ कैलकुलेटर उठाओ, लिखो लिखो। कैलकुलेटर नहीं किसी के पास? आप सबसे दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द अपना कैलकुलेटर परचेज कर लें। 5,25,000। खान ने कहा कि मेरे भाई 5,25,000 रुपये मैं घर लेके जाता हूँ, इसे मैं कहता हूँ प्रॉफिट। तो जो अमतुल बाजी ने बात की ना कि प्रॉफिट, इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट, तो खान ने मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। खान ने मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। क्या कह के कि जनाब तुम तो ही वेरी फनी, टेल मी अ जोक एज वेल, आई वांट टू लाफ एज वेल। बोल रहा हूँ मस्ती नहीं करो, मस्ती नहीं करो। ये तुम दोनों की जो जोड़ी है ना, कम से कम ये तीनों की ये तोड़नी पड़ेगी मुझे अगली क्लास से, ठीक है? अगली क्लास से ये डोलू बोलू जो है ना साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है? ये चुटकी और इंदूमती हैं, डोलू बोलू नहीं है, ठीक है? चलो अगर टेम्पो तोड़ना एक आर्ट है ना तो ये लोग आर्टिस्ट हैं क्लास का टेम्पो तोड़ने में। बहरहाल तो हम चले थी खान की कहानी। खान मैंने बोला कि भाई अब मेरी बात समझ आई तुम्हें? बोला क्या? कहता है मैं 7 लाख रुपए कमाता तो हूँ लेकिन 7 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाता। क्यों? क्योंकि मेरे खर्चे भी तो हैं, मेरे खर्चे भी तो हैं। अच्छा, अब अगर मैं खान की एग्जांपल छोड़ूं और किसी बिजनेस की एग्जांपल ले लूँ, चलो ARTT की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि आप बैठे हो, आपको समझने में आसानी होगी, थोड़ा रिलेटेबल हो जाएगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, इनकम क्या होता है? इनकम कहते हैं आमदनी को, और आमदनी भी वो वाली आमदनी जो मैंने अपने बिजनेस से कमाई हो, बिजनेस से कमाई हो। अब आमदनी के अंदर ना 2 तरह की आमदनी आ जाती हैं। एक वो इनकम जो मैंने अर्न की हो अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, यानी कि कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से। कैसे? मैं इनकम को यहाँ ले आता हूँ। मैं कहूँगा कि बेटा इनकम होती हैं 2 तरह की, इनकम होती हैं 2 तरह की। एक को मैं कहूँगा अर्नड फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है? यानी आसान दबा में अगर शॉर्ट करूं तो इसको मैं कहूँगा कि वो इनकम है जो मेरी फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी से आ रही हो। मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आई नो, है ना? तो सामने गुजारा करना। अच्छा, अगर मैं कहूँ दूसरी इनकम कौन सी होती है, ठीक है? अच्छा, ये जो मेरी पहली इनकम है ना, पहली इनकम, इसका मतलब मैं नाम लिखता हूँ। दूसरी होती है, दूसरी वो होती है जो मैंने कमाई होती है फ्रॉम नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, वो इनकम जो मैंने अपने मेन कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाई हो, यानी कि अपने कोर फंक्शन से कमाई हो, कोर ऑपरेशन से कमाई हो, उसे मैं कहता हूँ रेवेन्यू या इनकम। क्या कहता हूँ? बोलो भाई। रेवेन्यू या इनकम कहता हूँ, ठीक है? अच्छा, और वो इनकम जो मैंने नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमाई हो उसे मैं कहता हूँ अदर इनकम। उसे मैं क्या कहता हूँ? अदर इनकम। बोलो भाई, अदर इनकम। अब ARTT की मिसाल से स्टार्ट कर लेते हैं। ARTT की मिसाल से स्टार्ट कर लेते हैं। ARTT की मिसाल से स्टार्ट करते हैं। ARTT के लिए रेवेन्यू या इनकम क्या होगा? PRC के बच्चे आए नए नए एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन फ़ीस जमा कराई, ठीक है? तो ये क्या है? PRC की इनकम क्या है? रेवेन्यू है या इनकम है। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉम कोर बिजनेस ऑपरेशन है। कोर बिजनेस ऑपरेशन या कोर बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ARTT किस लिए बना है? ताकि हम CA की एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकें, ऐसा ही है ना? तो अगर मैंने इनकम कमाई है फ्रॉम PRC एडमिशन, अगर मैंने इनकम कमाई है फ्रॉम कैफ एडमिशन, फ्रॉम CFAP एडमिशन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? बोलो, रेवेन्यू हो जाएगा।
क्या हो जाएगी, रेवेन्यू या इनकम हो जाएगा। लेकिन कल को अगर हमने ये एसी डिस्पोज करना है, हमें समझ नहीं आ रहा, क्लास में आते हुए हमें अपने मोबाइल को साइलेंट करना है, ठीक है प्यारे भाई, ओके। तो अगर ARTT अपना एसी बेच दे उठा के, एसी बेच दे उठा के, तो एसी से आए हुए पैसे भी तो मेरी इनकम है, लेकिन इनकम नहीं है, क्या है, खर्चा है। हाँ इनकम है, लेकिन ये कोर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आई। कल को अगर मैं कैमरा बेच देता हूँ और पैसे कमाता हूँ, एसी बेच के पैसे कमाता हूँ, चेयर्स बेच के पैसे कमाता हूँ, तो फिर ये क्या है, ये अदर इनकम है। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ लगे हुए थे आपके आने से पहले बोर्ड्स, बाहर ना बोर्ड्स लगे हुए थे, जिस पे मेरिटोरियस बच्चों की लिस्ट लगी हुई थी कि जनाब इनके मेरिट्स आए, इनके गोल्ड मेडल्स आए, और वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, यानी कि हार्डली 8-9 साल पहले लगी होगी शायद, या उससे ही पहले लगी होगी। और बारिश के पानी की वजह से वो स्ट्रक्चर सारा गल चुका था और वो ख़राब भी हो चुके थे। उसके बाद तो हमारी सिग्निफिकेंट तरक्कियाँ हुई हैं। कोविड के बाद हमारा ऑनलाइन भी सेटअप बेहतरीन हो गया, पूरे पाकिस्तान से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बड़े गोल्ड मेडल मेरिट आए। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको चेंज कराएं, तो हमने चेंज कराया, हमने बोर्ड नए मंगवा लिए और नए बनवा के लगवा लिए। अच्छा, जब हमने लगवा लिए तो हमें पुराने वाले तो तार नहीं थे, अब पुराना लोहा था, पुराना बोर्ड था, उस पुराने बोर्ड के अंदर ना लोहे लगे हुए थे, सब कुछ लगा हुआ था। तो हमारे एडमिन भाई ने बाहर जो पोल है उससे बांध दिया उसको और कोटेशन लेना स्टार्ट कर दी टिन डब्बे वाले से। अब जो टिन डब्बे वाला था, हाँ लोहा बेचना है, लोहा बेचना है, हाँ बेचना है, कितने है। अब हम ना सबसे बिड लेना शुरू कर दिया हमने कहा जो सबसे हाई बिड देगा उसको बेच देंगे। तो किसी ने लगाए 4000, किसी ने लगाए 5000, एक ने लगाए मेरे ख्याल 8-9 हज़ार या 7000 लगाए थे उसने। तो जिसने 7000 लगाए हमने उसको लोहा बेच दिया। अब जो ARTT ने ये लोहा बेच के पैसा कमाया, तो क्या ये इसका कोर बिजनेस एक्टिविटी है कि ठीक है आज हम एक पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, कल को इसका लोहा बेचते हैं, चलो भाई पैसा कमा लिया है। क्या लोहे बेच बेच के, तारे बेच बेच के, चेयरें बेच बेच के हम पैसा कमाएंगे हैं? हमारा क्या कोर बिजनेस एक्टिविटी ये थी? नहीं। तो वो वाले जो इनकम जो हमने लोहा बेच के कमाई है वो क्या है, अदर इनकम। बेहतरीन, समझ आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल सर अहमद वाली बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। हमारा रूल क्या बन गया, रूल क्या बन गया कि अगर कोई ऐसी कमाई है जो हमने अपने कोर बिजनेस एक्टिविटी से कमाई है, कोर बिजनेस फंक्शन से कमाई है, मेन बिजनेस एक्टिविटी से कमाई है, वो क्या है, रेवेन्यू या इनकम। यानी कि चाय वाले के लिए रेवेन्यू क्या होगा, चाय, पराठा, अंडा, दूध पत्ती चाय, कट चाय, ठीक है, और कावा, ये सब कुछ बेचना। सैलरी देना रेवेन्यू होगा, सैलरी देना रेवेन्यू होता है, सैलरी देना रेवेन्यू नहीं होता, ठीक है। सैलरी लेना भी किसी के लिए जो है ना वो रेवेन्यू नहीं है, वो तो बस हाँ उसको कह सकते हो कि यार जनाब ये मेरी जो है ना वो इनकम हो गई है, लेकिन रेवेन्यू तो नहीं होगा ना, बिजनेस थोड़ी ना कर रहा कोई सैलरी लेने वाला, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो खान ने चाय, पराठे, अंडे बेच के, नाश्ता बेच के, चाय बेच के पैसा कमाया, वो क्या है, इनकम या रेवेन्यू। अगर लेकिन कल को खान को अपने टेबल स्विच करनी हो, चेंज करनी हो और नई टेबल लानी हो और पुरानी बेच के नहीं ला रहा हो, तो जब वो पुरानी टेबल बेच रहा है वो क्या है, अदर इनकम। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं हो गई है, ओके। अब बात हाँ, क्या चीज़, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या सेम है या नहीं। ये जो मैंने निकालना है समझो नेट प्रॉफिट है एक तौर पर, लेकिन अभी हम ना इतनी मुश्किल बात नहीं करेंगे, नहीं बड़े बड़े परेशान हो जाएंगे बच्चे। इनको ना मैं प्यार प्यार से लेके चलो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर वाले लेवल तक, ठीक है। हमने आराम आराम से आना है। तो कोशिश मेरी होगी जब 3 चैप्टर करा दूंगा ना, तो उसके बाद बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक हम डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने ये पढ़ा है ना, इसका मेरा मकसद ही ये था कि मैं वहाँ तक लेके जाऊँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमने ना बिल्कुल अभी हेड्स पर हैं, हम ग्रॉस नेट कुछ भी नहीं कर रहे अभी, ठीक है। वो छोड़ दो, इग्नोर हो रहा है, ऐसे ही हम आपस की बात करते हैं। तो आपने मुश्किल अल्फाज पर भी ध्यान नहीं देना, ठीक है, ईजी, ओके। अब वो कहता है कि इनकम क्या होती है। इनकम आती है 2 जगह से, इनकम आती है 2 जगह से, एक तो रेवेन्यू, दूसरी आपकी अदर इनकम। रेवेन्यू क्या होता है, इनकम अर्नड थ्रू द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस, या मेरी रोज़मर्रा की एक्टिविटी से जो मैं पैसा कमाता हूँ वो मेरी क्या है, इनकम। इनकम जैसे कि रिटेल स्टोर वाले ने गुड्स बेची, ग्रोसरीज बेची,
अगर किसी स्कूल ने जैसे कि ARTT ने ट्यूशन फीस कलेक्ट करी तो ये क्या है, इनकम। डॉक्टर भाई ने कंसल्टेंसी के लिए फीस चार्ज करी, इनकम फ्रॉम दी कोर बिजनेस एक्टिविटी, फ्रॉम दी कोर बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो यहाँ वाले कान की आवाज़ आ रही है, वो वाले कान से आवाज़ नहीं आ रही। फ्रॉम दी कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये वाली जान चाहिए, शाबाश। अदर इनकम, अदर इनकम वो जो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी से आई हो, यानी कि अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से आई हो। अब कोई बच्चा ये तो परेशान नहीं होगा कि ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लिखा है लेकिन आप कोर बिजनेस एक्टिविटी कह रहे हो, ये तो अलग अलग बातें चल रही हैं, ऐसा तो नहीं होगा। इंग्लिश ही है ना, तो हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। MCQs में तो आके किसी भी तरह से पूछ सकता है चीज़ें, ठीक है। डेफिनेशन, इनकम अर्नड फ्रॉम एक्टिविटीज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि मेरे बिजनेस का मकसद ये नहीं था, मेरे बिजनेस का मकसद ये नहीं था। मैं गया एक दफ़ा ऑडिट पे ना, पार्क सुजुकी मोटर कंपनी, पोर्ट कासिम पे उसका हो गया। तो वो भी क्या करते हैं, और उनकी भी इनकम ऐसी होती है, हर कंपनी की ऐसी होती है, दो तरह की। एक इनकम तो वो जो उसने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाई हो, सुजुकी 110 बेची, 150 बेची, जनाब हाईरूफ जो है ना वो बिक रही थी, ऑल्टो चल रही थी, स्विफ्ट चल रही थी, ठीक है, सारी चल रही थी ना, गाड़ियाँ बेच रहा था। दूसरी इनकम भी थी उसकी, क्या, जो उसके प्रोडक्शन में लेफ्ट ओवर स्टील था, सरिया था और जो सारा कचरा था वो उसने भी किसी को बेचा होगा। जब वो बेचा होगा तो पैसा आया होगा, तो जो वो पैसे का आना था उस कंपनी के लिए, तो क्या वो रेवेन्यू था, इनकम थी या अदर इनकम थी? अदर इनकम। क्यों? क्योंकि सुजुकी का काम क्या लोहे बेचना था? नहीं, गाड़ी बना के बेचना था। पास में आ रही है? चलो, अगर हमने ARTT की बिल्डिंग लेट से ख़रीद ली और ख़रीदने के बाद हमने सोचा कि हम इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना मस्जिद, वो अपने पास रखते हैं और इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाते हैं और बाहर लिफ्ट बनाते हैं बेहतरीन किस्म की, और लिफ्ट का एक्सेस देते हैं किसी और को, नीचे वाले को, यानी कि ऊपर एक हम स्पेस जो है ना किसी को रेंट पे दे देते हैं। तो ARTT ने जो किसी को किराए पे दे के पैसे कमाए, ये अदर इनकम है या वो मेन वाली इनकम हो जाएगी? अदर इनकम हो जाएगी। अगर ARTT ने अल्लाह ना करे अपने पैसे किसी सूदी बैंक में रख दिए और वहाँ से सूद आ रहा हुआ, ये इनकम तो है, लेकिन क्या ये ARTT का काम ही यही है कि बस जो पैसा आया वो डिपॉजिट कराना और उसी से कमाना है? नहीं। अगर ARTT ने वो लोहा बेचा तो फिर वो भी अदर इनकम है। तो रेवेन्यू और अदर इनकम में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जल्दी से शॉर्ट समरी बनाने हैं, आ जाओ पढ़ लो। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस व्हाइल अदर इनकम कम्स फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इजी सीन हो गया, बेहतरीन सीन हो गया, मज़े में हो गया। चलो जी, बेहतरीन हो गया ये तो, इनकम भी हो गया। अच्छा, अगर मैंने इनकम कमाई तो हो सकता है उस इनकम के कमाने में मैंने किसी से पैसे लिए हों या ले चुका हूं। अगर मैंने इनकम कमाई है तो हो सकता है मैंने किसी से पैसे लेने हों, लिए हों जस्ट नाउ, या माजी में ले चुका हूं। अगर मैंने इनकम कमाई, अगर मैंने इसको अल्लाह भला करे घड़ी बेची और इससे घड़ी दिखाओ कैमरे वालों, हाँ, इसको मैंने घड़ी बेची और उससे पैसे लिए, तो मेरे पास से माल तो चला गया लेकिन कैश आया, इनकम मेरी बढ़ गई और एसेट भी मेरा बढ़ गया। एसेट बढ़ गया ना, कैश आया, एसेट इंक्रीज हो गया। अच्छा, हो सकता है कि मैं वही डॉक्टर साहब हूँ, हो सकता है मैं वही डॉक्टर साहब हूँ जो हमने सवाल नंबर 1 में डिस्कस किया था, जिसने मरीज़ को देखने के लिए बोलेगा भाई मुझे मरीज़ बना दिया। ऐसी मरीज़ है इश्क, ठीक है भाई, मरीज़ इश्क था और डॉक्टर को दिखाना था कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा, तो आप मेरा इलाज करें। तो डॉक्टर ने एडवांस पैसे लिए भाई से। अब भाई जब जो है वो गया और डॉक्टर के पास पैसे आ चुके थे, अब डॉक्टर को क्या करना था, सिर्फ डिलीवर करनी थी, क्या सर्विस डिलीवर करनी थी, कंसल्टेंसी डिलीवर करनी थी, दवाई लिख के देनी थी अच्छी सी, और भाई को बोलना टेंशन नहीं लो, लोग आते और लोग जाते रहेंगे लेकिन ज़िंदगी हमारी नहीं रुकनी चाहिए। डॉक्टर ने आपको ये लाइफ लेसन दिया। तो डॉक्टर ने आपको कंसल्टेंसी देने से पहले क्या रिकॉर्ड किया होगा? क्या रिकॉर्ड किया होगा? कैश तो लिखा होगा लेकिन उसका क्या नाम था?
अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड अनअर्न्ड अनअर्न्ड, वो क्या थी? लायबिलिटी। तो जब मेरी इनकम हो गई, अब असल में मैंने आपको सर्विस दे दी और ये हलाल हो गई, चलो स्लैंग लैंग्वेज या देसी ज़बान, बिल्कुल वो समझो मेरे लिए हराम थी ना अभी तक तो, कि भाई मैं उस पैसे को खाऊंगा नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैंने सर्विस नहीं दी। अब जब मैंने उसको हलाल कर लिया, यानी कि इनकम बना लिया, तो अब वो मेरी इनकम तो हो गई, तो उससे मेरी लायबिलिटी जो पुरानी वाली खड़ी हुई थी वो क्या बढ़ गई और या कम हो गई? कम हो गई। तो अब दोनों एग्जाम्पल को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इनकम क्या होती है? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। यहीं तक पढ़ो। इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर मैंने किसी से इनकम जनरेट की है, खान ने पराठा बेचा, चाय बेची, अंडा बेचा, आमलेट बना के खिला दिया, ठीक है, दूध पत्ती चाय बेच दी, हाँ, और कावा बेच दिया, तो कैश लिया ना खान ने, इंक्रीज इन एसेट हुआ, इनकम भी बढ़ गई, और इनकम के बढ़ने से लायबिलिटी भी हो सकता है कम हो जाए। क्यों? एडवांस लिया होगा आनंद, वो कम हो गया होगा। वो कह रहा है रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये हम पढ़ेंगे अभी। ये येलो किया है मैंने। अच्छा, जो चीज़ मैं येलो करा रहा हूँ ना, उस पर लिख दो पी बना दो। सब पेंडिंग का पी बना लो। जो चीज़ मैं ऐसे कराऊँ ना, उस पर हमने लौट के दोबारा होता है, लौट के आना है यहीं हमको, ठीक है, जा तो रहे हैं हम, लेकिन हम वापस भी आएंगे, ठीक है। तो हमने टेंशन नहीं लेनी। इक्विटी क्या होती है और ये इनकम के आने से इक्विटी कैसे बढ़ जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा इक्विटी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है जो इनकम जो होती है ना, इनकम, ये मैं बाहर वालों को माल बेच के कमा रहा होता हूँ, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर नहीं होती। देखो, अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, वो लास्ट क्लास में अमतुल बाजी और कौन सी बाजी थी दूसरी, एक थी ना A&M ब्यूटी सलून खोलता है, एम से कौन था? मायरा। अमतुल और मायरा बाजी ने क्या किया था? एक सलून खोला था। तो अमतुल और मायरा बाजी ने जो माल डाला अपनी शॉप में और जो कैश डाला, जो चीज़ें खरीद की डाली, ये क्या है? ये इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। एक और लफ्ज़ सीख लिया हमने, अब इक्विटी में काम आने वाले हैं। ये इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैपिटल भी छोड़ो, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो कह रहे हैं ये इनकम नहीं हुई, ये इनकम नहीं हुई, ये क्या हुई? इन्वेस्टमेंट हुई ना, पैसा डाला है, कारोबार स्टार्ट किया है। तो कह रहे हैं इनकम का मतलब हरगिज वो पैसा नहीं है जो ओनर्स ने डाला है, बल्कि वो पैसा है जो मैंने बाहर वाली दुनिया को बेच के कमाया है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, पहला और दूसरा। ऊपर जो रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी है, ये इक्विटी पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा। हो सका तो आज की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास में, हो सकता है आज ही हो जाए, टेंशन नहीं। क्लियर है इनकम? क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा, कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम फंस रहे हो यार, बहुत सारा पढ़ लिया है, कोई आवाज़ार तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा तो बता दो, पक्की बात है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वो हीरो बड़े गौर से नोट्स पढ़ रहा है। हाँ, हीरो समझ आ रहा है? अंडा पराठा नहीं, रोटी अंडा, समझ आया? पक्की बात है? आवाज़ ही नहीं आ रही हमारी। पक्की बात है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? हाँ जी, आप, हाँ, आपके पीछे आ रहा है समझ? ठीक है, आपको भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, समझ आ रहा है? पक्की बात है? किसी का कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो, देखो कभी कभार ना हमारे जहन में सवाल आता है कि मैं ये सवाल पूछूंगा ना तो लोग हंसेंगे। लोगों के हंसने की फिक्र नहीं करो, सवाल पूछा करो, भले कुछ भी हो जाए, तुम्हारा इंप्रेशन कितना बुरा बन जाए, सवाल पूछना है। आ गया सवाल? हम, अच्छा, अमतुल का सवाल आया है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम कैपिटल बन जाएंगे? नहीं, हम स्मॉल लेटर रहेंगे, हम कैपिटल नहीं बनेंगे। कैपिटल, देखो अभी जब हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो यानी कि हमने अपने बिजनेस में एसेट्स डाल दिए, यानी कि हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया। अब वो कैपिटल जब मैं पढ़ाऊंगा ना इक्विटी, तो उसमें आएगा हौले हौले, ठीक है। सही बोला आपने सही बोला। अच्छा सवाल था, पूछते रहा करो, घबराना नहीं है। देखो मैं मजाक मस्ती करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सवाल नहीं पूछो। सवाल आपने मन के पूछना है। मुझे याद है कि मैं जब सवाल पूछा करता था ना अपनी क्लास में, इसी कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले रूम में हमारी क्लास हुआ करती थी QMT की, तो मैं स्टार्ट से मैथ्स में बहुत वीक था और मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है बहुत ज़्यादा मेहनत करके। अब अल्हम्दुलिल्लाह CA के जो मैथमेटिक्स के सारे पेपर्स थे BFD तक के, वो पास हो चुके हैं। तो मेहनत करी, सिर्फ मेहनत करी। तो मैं ऐसे सवाल पूछता था क्लास में कि लोग मुझ पर हंसते थे, और यकीन मानो कि जो लोग हंसते थे और मजाक उड़ाते थे ना मेरा, अब तक वो क्वालिफाई भी नहीं हुए, वो बहुत चीते थे।
और इंटर में पोजीशन होल्डर्स थे, यहाँ सारे कैफ के पहले पेपर फर्स्ट टाइम पास हुए, अच्छी फॉर्म्स में हो गए, सीए फाइनल फंस गया। तो आजमाइश ऐसे भी आती, तो आपने किसी के ना दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी के सवाल पे हंसना नहीं है। मैं पता है क्या सवाल पूछता था, तुम जो है ना वो मतलब समझ नहीं सकते, मैं किस तरह समझाऊँ। दो साइड है ना क्वेश्चन की, ठीक है। अब टीचर पढ़ा रहा है क्यूटी, क्यूटी मतलब वो क्यूएमटी मैथ्स पढ़ा रहा है। अब उसने कोई क्वेश्चन लिखी होगी यार, समझो कि ये 2x + 3 30, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दिया होगा, ठीक है, 40 + y ऐसे कुछ लिख दिया होगा। अब टीचर ना इक्वेशन समझा था, मुझे नहीं पता मैंने सही बनाई नहीं बनाई, लेकिन टीचर जो है ना वो इक्वेशन पढ़ाते पढ़ाते बोलता था कि वो सॉल्व करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसने यहाँ पे लिखा डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। वो होता है ना सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये भी 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है। तो मैंने सवाल पता है क्या पूछा, मैंने कहा सर एक चीज़ समझ नहीं आई। कहते हैं क्या? मैंने कहा सर ये 4 से डिवाइड क्यों किया? तो कहते हैं क्या मतलब, क्यों डिवाइड किया 4 से? 4 से हो रहा है इसलिए किया। मैंने कहा नहीं सर, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि 4 से ही करना, 2 से नहीं करना, 5 से नहीं करना। मैं इस तरह के सवाल पूछा करता था और टीचर हंसता था और बच्चे भी हंसते थे, लेकिन ना मैंने कभी किसी की फिक्र नहीं की। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है, बोलो नल्ला है, नहीं आता, कोई मसला नहीं है, सीखूंगा यार, सीखने तो आया हूँ, इसलिए तो पैसे दिए हैं, बस कोई मसला नहीं है। डीट बन जाने, लेकिन सवाल करना है, शर्माना नहीं है, ठीक है। शर्मा उजरी में अगर हम रहेंगे ना, हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। बात समझा रही है? तो ये चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी प्रैक्टिस कर करके और सवाल पूछ के। अगर टीचर ये बोल दे कि यार होल्ड ऑन, ये चीज़ आगे आ रही है, तो बस ठीक है, टीचर ने भरोसा करना है, लेकिन जो सवाल है आपने पूछना है, ठीक है, क्लियर है? चलो, एक्सपेंसेस, इनकम पढ़ ली तो एक्सपेंस क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक्सपेंसेस की ज़रा उर्दू ज़बान बता दो, उर्दू तर्जुमा को बताएगा मुझे इसका? अखराजात यानी कि खर्चे। चलो अखराजात भी आ गया था, तो उर्दू मेरी कमज़ोर है। अखराजात, खर्चे यानी कि अखराजात। अखराजात कैसे कैसे हो सकते हैं? खान के होटल पे क्या अखराजात थे? खान के होटल पे अखराजात थे अंडा, आटा, वो जो केक रस होता है, और जो वो कागज़ होते हैं हाथ पोंछने वाले, और पराठा भी उसमें डाल के होता है, ठीक है, सैलरीज़ हैं, ठीक है, रेंट है, और बिल है, और वो और क्या है, स्टाफ की सैलरी, सब उसमें आ गई। तो ये क्या है, किसी भी बिज़नेस के जो अखराजात होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। अच्छा, अब एक्सपेंस किस किस तरह के हो सकते हैं? बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। अच्छा, एक नाम और सिखा रहा हूँ, इसको नाम को हम यहीं तक रखेंगे, फिर छेड़ेंगे इसको, आगे जाके छेड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जब बोला भाई आपको पढ़ा रहे होंगे। जो मैंने पराठा बेचा है, लेट से मैं एक ही चीज़ बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ क्या? पराठा। पराठे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? ऑयल होगा, फ्लोर होगा, ठीक है, और सॉल्ट होगा, वाटर होगा, और बस यही होगा। गैस भी भाई, चूल्हे की गैस भी होती है, ठीक है, और हाँ, मेहनत, सही बोली। ये तो डायरेक्ट हो गए ना, ये तो डायरेक्ट खर्चे हो गए, ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चे बोलूँ तो बंदे की सैलरी भी तो होगी, ठीक है, और जो मैंने उसमें थैली में डाल के दिया है, शॉपर दिया है और कागज़ दिया है, ठीक है, पैक किया होगा मैंने, उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। हाँ, बिल पे करेंगे, हाँ, अब बाकी सारे, ठीक है, बिल्स हो गए, सब कुछ हो गया, ठीक है, इसकी सैलरी है। तो ये क्या है? ये सारे मेरे खर्चे हैं, ठीक है, ये सारे मेरे खर्चे हैं। चलो मैं अगर इनडायरेक्ट खर्चे निकाल दूँ, और अगर डायरेक्ट खर्चों की बात करूँ जो कि पराठा बनाने में डायरेक्टली लग रहे हैं, तो लेट से मैं अगर पराठा कितने बेच रहा हूँ, कितने का चल रहा है आजकल? 35 का हो गया, कितने का हो गया? 40 का हो गया, 50 रुपये का पराठा हो गया, 60 का हो गया है। अरे भाई, जब से शादी हुई है ना, वो बाहर के पराठे खाना छोड़ दिए, तो घर में मिल जाते हैं अभी, वरना मैं जो है वो 2016, 17, 18 जब AFC था ना, तो बड़ा शौक था मुझे बाहर के पराठे खाने का ना, बड़े शौक से मैं खाया करता था। हालांकि अम्मी बोलती थी बना दो, लेकिन मैं बाहर के शौक से खाता था। तो बार जाके वॉक करके आता था, तो मुझे याद है मैं 55 रुपये देता था, या 65 रुपये, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 16-18 की बात है। एक अंडा, एक पराठा, एक चाय खाया करता था, इससे ऊपर नहीं था, 65 से ऊपर, 60-65 से ऊपर। अब मेरे ख्याल अगर मैं यही नाश्ता करता हूँ तो वो मुझे 160 लेता है, कभी 170 लेता है, ऐसे ही लेता है। बहरहाल, समझाना क्या चाह रहा था, एक लफ्ज़ समझाना चाह रहा था जिसको हमने यहीं पे ब्रेक ला देना है। अगर एक पराठा मेरा बिक रहा है कितने का?
60 का, तो हो सकता है इसकी जो कॉस्ट पड़ी होगी ना, कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, वो हो सकता है 45 पड़ रही हो, ठीक है, और उसने एक पराठा बेचने पे 15 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया हो। जो कॉस्ट है ना इनकर हुई है, जो सारी डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है, इसे मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसे मैं क्या कहता हूँ? कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहता हूँ? बोलो बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहता हूँ। बस ये बताना था। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वर्ड जब भी आएगा तो तुम्हें पता होगा ये है मेरे बेचे हुए माल की असल कॉस्ट। मेरे बेचे हुए माल की असल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके, आ जाओ। कहता है कि एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉस्ट ऑफ परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग गुड दैट आर सोल्ड टू कस्टमर्स। बेकरी ने आटा डाला, शुगर डाला, बटर डाला केक बनाने के लिए, लेकिन हमने क्या बनाया? पराठे, क्योंकि मुझे बेकरी का आइडिया नहीं है। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस। अच्छा, सैलरीज एंड वेजेस भी एक साथ इंटरचेंजेबली यूज होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सैलरी ज़्यादातर ना वो फिक्स होती है, मंथली होती है। वेज होती है दिहाड़ी। इसे हम कहते हैं उजरत। किसी की अगर उर्दू अच्छी हो, मेरी तो नहीं है, लेकिन वो बेकरी पे लिखा होता है ना बाहर। कभी कभार जाओ किसी बिरयानी के होटल पे या चाय के होटल पे, हमारे यहाँ मज़दूरों को उजरत दी जाती है, ठीक है। डेली वेजेस भी इसे कहते हैं। उजरत कहते हैं जितने दिन आओगे उतने पैसे। सैलरी क्या होती है? आओ ना आओ पैसे तो मिलते ही हैं। सब केसेस में कट जाती है। 3 छुट्टियाँ अलाउ हैं, 3 की बात करोगे तो कट जाएगी। लेकिन उजरत में क्या है? वेजेस क्या होती हैं? जिस दिन आओगे उस दिन का काम मिलेगा। अच्छा, तो सैलरीज एंड वेजेस ना इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। तो ये क्या है? तनख्वाह का एक्सपेंस। अच्छा, ये भी एक्सपेंस है, ये भी खर्चा है, ये भी मेरे अखराजात में से एक अखराजात है, अखराजात में से एक खर्चा है, सॉरी। मंथली सैलरी पेड टू शॉप वर्कर्स, ठीक है। यूटिलिटी एक्सपेंस, ये क्या है भाई? बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, अरे दुकान का किराया, और क्या। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओहो मेरा चूल्हा ख़राब हो गया, ठीक है, गैस का पाइप लीक हो गया, तो अब वो उसको बुलाऊंगा ना, प्लम्बर करता है ना गैस का काम। हाँ, भूल गया, काफ़ी टाइम से कराया नहीं घर में। पानी वाला करता है। प्लम्बर तो पानी वाला होता है, लेकिन वो गैस का पाइप कौन ठीक करता है? वो प्लम्बर ही करता है ना। हाँ, ऐसे वही करता है। तो हमने क्या किया, प्लम्बर को बुलाया और कहा जनाब यार हमारा जो है ना वो गैस नहीं आई, ज़रा देख लो। तो उसने आगे क्या कर दिया? सही कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है? इससे ऐसे खर्चों को हम कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमने खर्चों की ना बड़ी सारी चीज़ें पढ़नी। खर्चे कितने टाइप के होते हैं? रेंट एक्सपेंस, साथ साथ बोलोगे। रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, वेज एक्सपेंस, ठीक है, ट्रैवलिंग एंड अलाउंस एक्सपेंस, तो मेडिकल एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये अकाउंटिंग हेड्स को ना घर जाके बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है और सोचना है मेरे घर में अगर कोई काम हो रहा है, अब्बू अगर आटा लाए हैं तो ये क्या है? आटा तो मेरा एसेट तो है, लेकिन छोटा मोटा एसेट है, तो अभी महीने में ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो करंट एसेट हो जाएगा। अच्छा, मेरे घर में पंखा लगा हुआ है तो एसेट लग रहा है, लेकिन नॉन करंट है, ठीक है। तो ऐसे ना अपने इर्द गिर्द अकाउंटिंग ढूंढना शुरू करनी है। तो अब तुम्हें अपने घर में अकाउंटिंग मिल जाएगी। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी शायद, लेकिन उनको तुमसे अच्छी अकाउंटिंग आती होगी, कॉमन सेंस, ठीक है। हाँ सर, ये जो आजकल होते हैं ना दुकानों में आ जाते हैं भत्ता लेने, भत्ता लेना, भत्ता एक्सपेंस, एक्सपेंसिव होता है। भत्ता एक्सपेंस है, ठीक, सही कह रहा है। ओके, बढ़ते हैं हम एक स्टेप आगे। अब तो ख़त्म हो गया भत्ते का तो। हाँ जी, अभी भी होता है। वैसे जब हड़तालें होती थी तो तुम लोग कौन सी क्लास में थे उस वक्त? जब वो हड़तालें होती थी ना कि हम स्कूल जाते थे और पीछे से रिपोर्ट आती थी कि हड़ताल हो गई है, वापस घर आ जाओ, उस दौर में तुम लोग कौन सी क्लास में थे? 4-5 में थे यार? 5-6 में तो मैं था। तुम लोग की मेट्रिकुलेशन किस साल की है? 2022 में मैट्रिक किया है? हाँ, 2023 में किया है। 22 वाले कितने हैं? 2022 वाले हैं। और 23 वाले कितने हैं? 23 वालों को नहीं, सारे 22 वाले हैं। मैंने मैट्रिक पता कब किया है? 2016 में, 6 साल। यानी कि जब मैं मैट्रिक में था तो तुम लोग 4th क्लास में थे। क्या यार, नाइस। चलो
टाइम फ्लैश सो फास्ट। आपने मैट्रिक किया, फिर कल ही लगता है कि कल की बात थी, हम स्कूल में थे, कैंटीन जाते थे, एक क्लास में बैठते थे। फिर वो छत दोबारा मैसर नहीं हुई, और वो दोस्त जो एक क्लास में 30-40 दोस्त एक साथ खेला करते थे, बैठा करते थे, अब वो दोस्त कभी भी एक छत के नीचे इकट्ठा नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। कुछ होते हैं चंदात जो तुम लोगों के दोस्त होंगे, मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, अदर देन दैट वो ज़िंदगी के लम्हे ना दोबारा लौट के नहीं आते। तो इस पॉइंट पे तुम लोग आ गए हो ना, तो इंशाल्लाह अगले 4 साल में या 4.5 साल या 5 साल में अपने आप को अपने दोस्तों से बहुत बेहतर हालात में पाओगे। वो दोस्त जो कि नॉन सीएस हैं, जो कि कहीं चलो कारोबार भी कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में, कोई नहीं पढ़ पा रहा, कोई पढ़ पा रहा है, कोई पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तान से बाहर है, किसी क्या हालात हैं। लेकिन ये वो पॉइंट तुम लोगों की ज़िंदगी का जहाँ तुम लोग ने ना अपने दोस्तों से तो मिलना ही मिलना है, मिलना जुलना रखना है, कभी मिल लिए, रिश्तेदारी भी निभानी है, इंजॉय भी करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और 4 साल लगा देना अपने आप को बनाने में। तुम लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, तो मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। अच्छा, अपना नंबर मैं तुम्हें लास्ट क्लास में देना भूल गया था, मेरा नंबर भी नोट कर लो कि इन केस तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बिला झिझक बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक काम भी कर देना कि जब कोई मैसेज करना हो, कोई रिप्लाई ना आए ना, तो व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, मिस कॉल कर देना, मैं देख लूँगा जाके, क्योंकि अक्सर अगर 300-400 मैसेज लगे होते हैं ना, तो वो फिर मिस हो जाता है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा ना, रजिस्टर्ड ग्रुप बनेगा, आप सब ऐड हो जाओगे, तो आप उसमें भी टैग करके सवाल पूछ सकते हो, और किसी को अगर पर्सनल क्वेरी हो तो वो टैग करके बोल दे सर इनबॉक्स चेक कर लें, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। मेरा नाम क्या है? अच्छा सवाल, आई लाइक दिस क्वेश्चन। हाँ देखो क्या क्या बात कर रही, देखो बात तो सच है मगर बाद में रसवाई की। अच्छा, मेरा नाम ना है ये, मेरा नाम है हुदैद वसी, ठीक है। और अब कोई हुदैद का मतलब मुझसे ना पूछे, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था हदीद, वो फिर पता नहीं हुदैद किसने बनाया, लेकिन बहरहाल हुदैद बन गया है। तो दिस इज़ माई एक्चुअल नेम ऑन CNSE हुदैद वसी, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो जी, फिल्म ख़त्म हो गई, पूछिए हीरो कौन था। अरे यार व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मैं जा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा। चलो आगे आ जाओ। तो हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस की बात कर ली और समझ लिया, ओके। अब की पॉइंट्स क्या हैं इसमें? वो कहता है कि कुछ होते हैं आपके रनिंग एक्सपेंस, रोज़मर्रा के एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस, जैसे कि यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस। कुछ होता है आपका नुकसानात, वो भी आपके एक्सपेंस होते हैं। नुकसान हो गया, जैसे खान लेके जा रहा था अंडे, और यूँ हिलाते हिलाते लेके जा रहा था, ठक ठक करके, अंडे गिर गए, अंडे टूट गए, ये क्या है? लॉस हो गया, ये भी आपका एक्सपेंस हो गया। बात समझ आ रही है? ठीक है। आपका जो ड्राइवर है ना, ड्राइवर आ रहा था, धूम मचा ले, बिलियाँ मारते हुए जा रहा था, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ ब्रेड लटकी हुई थी, और जो है ना वो पराठे का वो आटा वाटा जो है ना उसके पीछे बाइक पे स्टैंड वो लगाया हुआ था कैरियर पे। वाइट वाले ने रोक लिया, बोला आ जाओ साइड पे आ जाओ, सलाम दुआ करने के लिए, और उसको क्या कर दिया, चालान कर दिया। तो ये भी जो आपका चालान हुआ है, या जो आपने उसको विली मारते हुए पकड़ लिया है, ये भी क्या है आपका? ये भी आपका एक्सपेंस है। फाइन्स, पेनल्टीज़, ये भी क्या है? ये भी एक्सपेंस है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, आपके गोदाम में आग लग गई। अब चेस की मिसाल हमारे सामने है ना, जमशेद रोड वाला चेस, क्या हुआ था यहाँ पे? आग लग गई थी ना, OLC लगी थी ना, आग लग गई थी, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर जाके कभी हुई ऑपरेशनल हुआ है, याद है ना अभी चेस का रिसेंट 1.5 साल पहले का वाक़या होगा। तो ये क्या है? आग लग गई, सारा माल डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये अगर बेचते तो इनकम होती, लेकिन आग ने जला दिया तो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अच्छा जी, बात समझ आ रही है? तो लॉसेस भी आपके क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। हमारी क्लास ख़त्म होने में वक्त है 8 मिनट का। अगली क्लास वक्त शुरू होने में है 15 + 8, कितने हो गए आपके? 23 मिनट। तो हाँ, बहुत टाइम है। तो 8 मिनट तो लूँगा ना, नहीं क्लास में भी बातें करनी है और ब्रेक में भी बातें करनी है। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, मैंने एक्टिविटी पढ़ानी नहीं है पूरी, क्योंकि पूरी पढ़ाऊँगा तो जल्दबाजी हो जाएगी ना, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पढ़ाऊँगा तो अभी क्या, इक्विटी की कॉन्सेप्ट बेस बना दूँगा, ताकि जैसे ही हम कल मिले ना, हम एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस को रिवाइज करके इक्विटी को ख़त्म करें। और तीसरे में तुम चौथे में घूम करके कहाँ चले जाएँ? बोलो भाई, अकाउंटिंग एजुकेशन में चले जाएँ। ठीक है, शुगर किसी ने पाँव या वेल नहीं बोला। ठीक है,
बात समझ आ रही है? लायबिलिटी भी एक्सपेंस है। डिपेंड करता है कि लायबल मैं कब हुआ। क्या मैंने लायबल होने के लिए कोई चीज़ खरीदी अपने कंजम्पशन के लिए, अपने यूज़ के लिए, जो मुझे फ़ायदा दे? हाँ, अगर ऐसा होता है तो वो मेरा एसेट है जिसके लिए मैं लायबल हुआ हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके लिए मुझे पे करना है और मैंने उससे कोई चीज़ जो है वो जनाब समझो खाने पीने के लिए ली, खर्चे पाने के लिए ले ली, तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ है जिसकी वजह से मैं लायबल हुआ हूँ। आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 यानी कि अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद जब मैं पढ़ाऊँगा ना, तो मैं पढ़ाऊँगा कि कोई भी जो चीज़ होती है ना, देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन ना बुनियाद है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि जो एक चीज़ का हिट आ रहा है वो दूसरी चीज़ में भी आएगा, यानी कि इक्वेशन मेरी बैलेंस होगी, ठीक है। और फिर मैं जब थोड़ी पढ़े लिखों वाली बात करना शुरू करूँगा कि अकाउंटिंग में ना हर चीज़ की एक एंट्री होती है। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट डेबिट क्या होता है वो बताऊंगा। फिर बताऊंगा देखो ये एक्सपेंस भी है, ये लायबिलिटी भी है, ये एसेट भी है, ये लायबिलिटी भी हो गई। तो एक ही ट्रांजैक्शन में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मेरे पास 5 हेड में से कम 2 या 2 से ज़्यादा हेड हिट हो रहे होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी तो है ना कि मैं पहले हेड्स को समझूं, पढ़ूं, क्लासीफाई करूं। ये गेम हाथ में आ गया ना, ओहो आहा, मज़ा आ जाएगा। फिर तो एंट्री तो यूँ बनेंगी, तो फिर लेजर ये, फिर ट्रायल बैलेंस ये, धूमधाम से सारा साथ मुनासिब हो जाएगा। क्लियर है? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? सवाल क्लास खत्म होने में लगा 5 मिनट। हम पढ़ रहे थे इक्विटी। ओके, हमने पढ़ ली एसेट्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। हमने पढ़ ली लायबिलिटी। क्या होती है लायबिलिटी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। हाँ जी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के बाद टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इक्विटी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ इक्विटी। ठीक है, मैं गया दोबारा से खान के चाय के होटल में। ठीक है, मैं चला गया खान के चाय के होटल में दोबारा, मेरे इधर मस्ती। मैंने देखा वहाँ टेबल्स रखी हैं, वहाँ चेयर्स रखी हैं, इसकी दराज में बहुत सारा कैश रखा हुआ है। ठीक है, और इसके पास तो बैंक में बड़ा बैलेंस है। मैं खान से ना सारी अंदर की बातें निकलवा रहा था कि इसके पास क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसके पास जो है ना वो कुछ ना बैक एंड पे गोदाम पे अभी इसने माल प्रोक्योर किया है, तो इसके पास ना इन्वेंट्री पड़ी है बहुत सारी, यानी कि जिसके अंदर आटा है, ठीक है, तेल के डब्बे हैं, घी के डब्बे हैं, ठीक है, अंडे हैं, ठीक है, ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एग्स हो गए, ठीक है, ये फ्लोर हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ये ऑयल हो गया, बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने खान से कहा यार खान तुम तो बड़े मालदार हो। उसने बोला क्यों माड़ा? हमने कहा कि यार तुम्हारे पास तो इतने सारी जो है ना एसेट्स हैं, ये सब तुम्हारे हैं। उसने बोला कि अब पागल मागल हो गया, अभी तुम्हें पता नहीं है कि माल आया है? बोला हाँ। तो बोला हमारी लायबिलिटी, अब हम भी अकाउंटिंग पढ़ के आए, इंट्रोडक्शन की हमने 2 क्लास ले ली हैं। तो मैंने बोला अच्छा लायबिलिटी क्या है तुम्हारी? कहता देखो जो मैंने माल लिया उधार पे उसके लिए मुझे पे करना है, मेरी लायबिलिटी है। तो मैंने बोला तो सारे माल में तुम्हारे ही हक है ना? कहता नहीं अभी मेरा हक नहीं है सारे माल पे, मुझे कुछ ना कुछ कर्जा चुकाना है। तो जब मैं अपने सारे असासों में से जो मुझे किसी को देना है वो निकाल दूंगा तो जो बचेगा वो मेरा। तो तुम्हारा सवाल तो गलत हो गया ना, तुमने कहा कि यहाँ पे जो कुछ है वो तुम्हारा है। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जो कुछ है वो मेरा नहीं है। अभी तो मुझे लोगों के कर्जे भी चुकाने हैं, अभी तो मुझे इनको सैलरी भी देनी है, अभी तो मुझे इसकी इन्वेंट्री की पेमेंट भी करनी है, तो जो बचेगा वो मेरा होगा। तो मैंने कहा तो जो बचेगा वो तुम्हारा होगा, तो उसको मैं क्या एसेट नहीं कहूँगा? नहीं। उसने बोला मणा ऐसा बात नहीं है, उसको हम कहता है इक्विटी। मैंने बोला अच्छा ये क्या होती है? कहते देखो जो तुम्हारे एसेट्स हैं ना, ये मेरे एसेट्स हैं, ठीक है, ये मेरे एसेट्स हैं। इसमें से जब मैं लायबिलिटीज़ माइनस कर दूंगा ना, इसमें से जब मैं लायबिलिटीज़ माइनस कर दूंगा तो जो दुकान में बचा ना वो मेरा। अब लेट से ये एसेट्स सारे पड़े हुए थे कितने के? ये पड़े हुए थे बताओ 1.5 मिलियन के, ठीक है। और मैंने कहा मणा तुम्हारी लायबिलिटी कितना है? उसने कहा मणा हमारा लायबिलिटी जो है सैलरी वैलरी निकालो, ये पे अकाउंट पेबल निकालो, मेन तो हमारा यही है, तो हमारा कोई 4 लाख के करीब का लायबिलिटी बनता है। मैंने कहा अच्छा मणा? कहता हाँ।
मतलब अच्छा तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? कहता मड़ा हमारा 11 मिलियन का इक्विटी है, समझ आ रही है? हाँ 11 मिलियन का क्या है, सॉरी 1.1 मिलियन का क्या है, इक्विटी है, बात समझ आ रही है? अच्छा एक चीज़ मैं ना आपको रिकमेंड करूँगा, अभी तो तुम लोग की इनिशियल स्टार्टिंग क्लास है ना, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो शार्क टैंक देखता है? 1 2 3 4, वैसे कहाँ आ रहा है इसके एपिसोड? यूट्यूब पे तो पूरे पूरे नहीं आते ना? नहीं नहीं, पाकिस्तान वाला कहाँ आ रहा है आजकल? यूट्यूब पे पूरा एपिसोड आता है? पूरा आता है? नहीं ग्रीन के चैनल पे आ रहा होगा ना? यूट्यूब पे भी आ रहा है, पूरा एपिसोड आ रहा है? अच्छा मैंने शुरू में देखे थे तो आ नहीं रहे थे। तो बहरहाल तो वो देखो, उससे ना तुम्हें समझ आ जाएगी। अकाउंटिंग तो तुम्हारी ऐसी क्लियर होगी ना, तुम बोलोगे वो मज़ा आ गया। वो क्या बोलता है? वो बोलता है आपकी इक्विटी कितनी है, सुना होगा ना कभी? बोलते हैं जनाब हमारी इक्विटी की वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपीज़ और हमारी आज के 20%, ठीक है। अब वो बोलता है कि हाँ, और हमारी इक्विटी की वैल्यूएशन तो ये है और हम आपसे डिमांड कर रहे हैं लेट से 2 करोड़ रुपए फॉर 20%। अब इक्विटी की वैल्यूएशन मतलब एसेट में से लायबिलिटी निकाल दूं तो मेरे पास जो इक्विटी है मेरी कितनी है? उसने बोला 1 करोड़ रुपए, मैं 20% मांग रहा हूँ। 20% क्या होता था उसमें? ये बोलता था कि अगर आप मुझे पैसा दोगे ना, कंट्रीब्यूशन करोगे, यानी कि अगर आप कैपिटल डालोगे तो मैं आपको 20% का प्रॉफिट दे दूंगा, ठीक है। शार्क टैंक ज़रूर देखना, फजूल। हाँ मेरे पास वैल्यूएशन इतनी और आप इक्विटी, आपने इक्विटी ऑफर करें 10% 20%। तो वही तो ऑफर कर रहा था वो, वही तो ऑफर कर रहा था। 20% इक्विटी तो ऑफर हो रही है, 20% प्रॉफिट में शराकतदारी, यानी कि इक्विटी ही कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा बहरहाल क्या बात चली थी, मैं भूल गया, बिल्कुल ध्यान से निकल गई। क्या बात कर रहा था? शार्क टैंक की बात कर रहा था। तो ऐसे शोज़, ऐसी चीज़ें ज़रूर देखा करो। मुझे पता है क्लास में से जो है ना वो हाथ तो उठाएंगे शर्म के मारे, लेकिन ऐसी आवाम भी जो आज तक बिग बॉस देखती है, ठीक है। देखो हंसी हंसी आई ना, ये देखो ये रही निकली, ठीक है। तो ऐसी फजूल बकवासात देखने से बहुत बेहतर है कि उसके घर में क्या हो रहा है, फलां घर में क्या हो रहा है, वो उससे लड़ रही है, नहीं तू 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 अपने आप को देख, नहीं तो मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। ये सारी फड्डेबाजी नहीं, वो जिनको फड्डे देखने में मज़ा आता है। तो भाई मैं भी देखता हूँ, मैं रेसलिंग देखता हूँ, ठीक है, वो एक अलग एंटरटेनमेंट है। लेकिन बिग बॉस से बहुत अच्छा है क्या देख लो, शार्क टैंक देख लो, ठीक है। इंडियन वाला देखो, तुम अमेरिका वाला देखो, कहीं का भी देखो, लेकिन क्या तुम्हारी उससे थोड़ा सा ना दिमाग खुलेगा कि दुनिया में बिजनेस किस तरह से होता है, कारोबार किस तरह से होता है, लोग रॉयल्टी क्या होती है, प्रॉफिट्स किस तरह से जो है ना वो मिलते हैं, ग्रांट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें तो तुम FR 1 FR 2 पढ़ लोगे ना, तुम्हें बिजनेस पूरा समझ आया हुआ होगा और सिर्फ तुमने उसकी अकाउंटिंग सीखनी होगी। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि स्पेयर टाइम में ना फजूल बकवासात देखने से बहुत बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें देख लो। कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे खोल के ना रील्स देख रहे होंगे, हाँ भाई क्या चल रहा है, सैफ अली खान को गोली लग गई, 6 जगह चाकू मारा गया, ठीक है। अब ये देखने से जो है वो बेहतर है। तो आप क्या करो, अब बोलोगे ये तो देखते हैं, इनको सब पता है। तो भाई मुझे नहीं पता, मैं तो फेसबुक खोलता हूँ तो सामने तो आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा क्या है कि आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को ना मिनिमाइज़ करो, आज से ही आदत बना लो। मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम ना इस वक्त 8 घंटे से ऊपर होगा, कोई काम ही नहीं ना, फारग है ना आजकल, 8 घंटे चल रहा है। मेरा स्क्रीन टाइम मुझे नहीं पता कि कल क्या था या इससे पहले क्या था, लेकिन मैं तुम लोग से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि स्क्रीन टाइम को अपने मिनिमाइज़ करो। कल रात 12 से आज 12, 56 मिनट, कल था 3 घंटे 44 मिनट, उससे पहले 2 घंटे 48 मिनट, फिर 3 घंटे। ये बेर मिनिमम है, मतलब ये तो मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ कि मैंने मोहतात इस्तेमाल किया तो 3 घंटे, मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे। देखो एक चीज़ कहा जाती है कि अगर एक चीज़ फ्री है ना तो प्रोडक्ट पता है कौन हो, वो नहीं है प्रोडक्ट आप हो, आप इस्तेमाल हो रहे हो। अपना टाइम फेसबुक से कम करो, स्नैपचैट की स्ट्रिक्स से कम करो, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक जहनी बीमारी है स्ट्रिक्स बनाना, ठीक है। तो उससे बचो, अब तोड़ नहीं सकते, दिल टूट जाएगा वरना, तो दिन में एक बार बेच के भाई बंद कर दो यार, ठीक है। लेकिन सबकी स्ट्रिक्स भी दिखनी है, कौन कहाँ जा रहा है कौन कहाँ नहीं जा रहा, ठीक है। एक चीज़ और नसीहत कर दूं कि अपना ना, अगर तुम लोगों ने अभी तक कोई ग्रेजुएशन के लिए नहीं सोचा है तो ADC के अभी इम्तहान ख़त्म होने वाले हैं, तो दोबारा एडमिशन शुरू हो जाएंगे मेरे ख्याल कुछ टाइम में। तो ADC 1 में एडमिशन ले लो, पूरे साल CA करते रहो, CA में सारा ADC पढ़ लोगे, पार्ट 1 की एग्ज़ाम दो, जाके पार्ट 2 की एग्ज़ाम दो, फिर जाके एंड के 2 साल BBA में किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर लेना, ताकि जब तक तुम्हारा CFAP होगा, आर्टिकल्स कंप्लीट होंगी 4 साल में, तुम्हारे पास 4 साल की BBA की डिग्री होगी। दुआएँ दोगे मुझे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस है, क्योंकि मैं PRC पढ़ाता ही नहीं था, तो PRC वहाँ से मेरा इंटरेक्शन होता ही नहीं था कि मैं उनको नसीहतें करूँगी सारी। तो जितनी नसीहतें समेट सकते हो ना समेट लो मुझसे, इस पॉइंट पे इंसान बन जाओगे, कैफ की ज़िंदगी बहुत आसान रहेगी।
इंडक्शन के लिए बड़ी मारा मारी है, बच्चे बड़े रो रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो रुक जाते हैं, उनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। तो तुम लोगों के पास चलो फिर मैं अवेलेबल हूँ, और कोई मसला हो कोई परेशानी तो रीच आउट कर लिया करो। और आई होप कि क्लास समझ आई हो, क्लियर है? अच्छा 2 घंटे की क्लास सही है, बढ़ानी चाहिए? सही है ना, 2 घंटे बहुत है ना, तो बस सही है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एसेट ख़त्म किया, लाइब्रेरीज क्लियर ख़त्म करी, उसके बाद इनकम एक्सपेंस, और फिर इक्विटी में हमने क्या बात ख़त्म करी है कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है, यहाँ जो कुछ है वो ARTT का नहीं है, सर अहमद का नहीं है, बल्कि क्या है, एसेट में से किराया निकालेंगे, बिजली का बिल निकालेंगे, हमारी सैलरीज निकालेंगे, सब कुछ निकालने के बाद जो बचेगा वो सर अहमद की इक्विटी होगी। इस तरह ये बिज़नेस की इक्विटी है। इक्विटी बनाने के बाद कल हम अकाउंटिंग के क्वेश्चन शुरू करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अच्छा पीर वाले दिन मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि पीर वाले दिन ज़बरदस्त किस्म का मौत का खेल होने वाला है। मेरे CA फाइनल का रिजल्ट है 2 पेपर्स का, ठीक है। अब कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है, क्या पता निकल जाए क्या पता नहीं निकले। लास्ट टाइम 3 दिए थे माशाल्लाह, 3 निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 रह गए थे, 2 दिए हैं, तो 2 में से 1 भी निकल गया ना, तो मैंने सर्जरी करना है, ठीक है। तो क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी होती है ना फाइनल रिजल्ट में, मसरूफियात होती हैं, टीचिंग भी चल रही है, बहुत सारे मैंने शौक पाले हुए हैं, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हाँ अकाउंटिंग लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वही सारी पास है, ठीक है, तो वो परेशान नहीं होना कि यार खुद करो रिजल्ट पेंडिंग। CA फाइनल की जितनी अकाउंटिंग है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, FAR1, FAR2, FFR, MSA1, अल्हम्दुलिल्लाह सब फारिग है। तो बस दुआ करनी है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है, पक्की बात है। अच्छा ऑनवर्ड्स क्लास जो हुआ करेगी ना वो सुबह 8:30 बजे, इट इज़ ओके फॉर यू ऑल, मॉर्निंग 8:30, 9 से फिर मुझे 10 बजे एंड करनी पड़ेगी, तो 8:45 वुड बी ओके, क्योंकि 9 के लिए तो आप लोग 8:45 पहुँच ही जाते हो ना, तो 8:45 हम लोग डॉट स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से। 8:45 to 10, 8:45 to 10 मैं फिक्स कर दूँगा टाइम, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इस हफ्ते, और नेक्स्ट वीक से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 9:45 से 10 आगे दूसरे टीचर टाइम टेबल संभालेंगे। उसके बाद हफ्ते इतवार को यही टाइम हुआ करेगा 10 से 12 बेहतरीन किस्म का, ठीक है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, आई होप कि समझ आया होगा, पक्की बार समझ आया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दवाइयाँ हिला हिला के वक्त पे लेते रहिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।